अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जरिया बारिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। नाजरीन, कल एक ऐसा माहौल था हर जगह पर कि एक जुमला कहा जा रहा था, आप सब भी बड़े अच्छे लोग हैं, क्योंकि मोबाइल की जान थोड़ी छोटी थी, आपस में गुफ्तगू हो रही थी। यानी मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेट सर्विस जो मुतासिर हुई, उसकी वजह से सब ने मोबाइल फोन थोड़ी देर के लिए रखे साइड पर, लैपटॉप्स बंद किए और आपस में गुफ्तगू की। अच्छा, लेकिन शुएब मुझे यकीन करें कि मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग खबर है कि जब रात को रनडाउन फाइनल हुआ और सुबह हमने ये पढ़ा कि कल ये सीवीए मुतासिर हुई ना, ये टेक्निशियन इश्यूज रहे, टेक्निकल इश्यूज रहे, क्योंकि मेरे बिल्डिंग में वैसे ही नहीं आते। यकीन करें मैं वैसे ही वो कितने इन मुतासरा लोगों में शामिल हूँ जिनके साथ कल एक दफा हुआ। मेरे साथ तो ये डेली के वाकयात, अक्सर जब आप मुझे कॉल करते रहे फलाना गेस्ट हुआ, फलाना गेस्ट हुआ, शुएब आवाज नहीं आ रही, शुएब पता नहीं चल रहा, जरा थोड़ा साइड पर होकर बात करो। मेरे साथ तो ये डेली की रूटीन है। एनीवेज, अब पूरी दुनिया के साथ ही पाकिस्तान के साथ मेरा दुख अब समझ आना चाहिए। बिल्कुल, हर पाकिस्तानी ने जरिया आपके साथ यकजहती का इजहार किया है। अच्छा, मेरी बेटी ने मुझसे पूछा बाबा नेट क्यों नहीं आ रहा। अब मैंने उसे एक्सप्लेन करा था, तो मैंने उसे एक्सप्लेन इस तरह से किया, मैंने कहा बेटा आपको पता है ओशन क्या होता है? उसने कहा जी बाबा पता है, बहुत सारा पानी होता है। मैंने कहा हाँ, बहुत सारे सीज ना ओशन होता है। मैंने कहा उसकी तय में ना जो केबल जा रही होती है ना, वो किसी शार्क ने काट दी थी, इसलिए जो है वो नेट नहीं आ रहा था। तो मैंने उसे इस तरह से एक्सप्लेन किया, वाली शार्क। मैंने कहा उसे समझाओ कि नेट क्यों नहीं आ रहा, उसके कार्टून्स नहीं चल रहे थे। एनीवेज जी, ये जो मामला रहा इसकी जरा डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं कि बैनुल-अक़वामी सबमरीन CVM-4 केबल, इसमें हुई थी खराबी, जिसके बायस मुल्क भर में इंटरनेट की जो रफ्तार है मुतासर हुई थी। तर्जुमान PTA की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान से अफ्रीका जाने वाली जो केबल है वो कट गई थी। अब किसने काटी थी मुझे नहीं पता, मैंने तो तुक्का लगाया था बेटी के सामने। इसी की वजह से पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार में 1 टेराबाइट की कमी का सामना करना पड़ा और PTCL के इंटरनेट ट्रैफिक को दीगर केबल्स पर अब मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि ये जो केबल है इसकी मुरम्मत का काम इस वक्त जारी है। बिल्कुल, ये CVM-4 केबल है जिसकी मुरम्मत का काम जारी है। मैं जस्ट होप कि ये केबल जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ अब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में जो काम है वो ऑनलाइन जो है बिजनेस पर मुंतकिल हो चुके हैं। और अगर 1 मिनट के लिए भी कहीं पर इंटरनेट सर्विस मुअत्तल हो जाती है या फिर किसी न किसी एप्लीकेशन का जो निज़ाम है वो बैठ जाता है, तो हम देखते हैं बहुत से ऐसे सारिफ जो कि वहां से खरीदारी कर रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर वो इन्वेस्टर्स जो कि अपना बिजनेस ऑनलाइन मुंतकिल कर चुके हैं और वहां से अपनी ट्रांजैक्शन का सिलसिला उन्होंने बहाल रखा हुआ है, तो उनके लिए एक वक्त में करोड़ों का नुकसान हो जाता है, जो कि ना सिर्फ एक इन्वेस्टर के लिए तकलीफ दे अमल का बाइस बनता है, बल्कि वो तमाम लोग जो कि उस काम से जुड़े होते हैं, जिनमें वो बैक, जैसे कि मैं और शुएब अगर यहाँ पर खड़े होकर परफॉर्म करें तो पीछे एक टीम है जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। अगर कल को मेरी वजह से या शुएब की वजह से कोई काम मुतासिर हो रहा है तो पूरी टीम को सफर करना पड़ेगा। इसी तरह से बहुत सारे खानदान सफर होते हैं। एग्जैक्टली, ये जो आपने बात की ना जरियाब सफर करने की, और आपने बात नुकसान की तो मैं अब उस नुकसान की बात करने वाला हूँ जिस नुकसान की कोई तलाफी हो नहीं सकती। तिब के शोबे में एक आप कह लें कि एक गैप, या यूँ समझ लें कि बहुत ही प्यारी शख्सियत के जाने से जो गैप क्रिएट होता है, हम उसकी बात करें। गुज़श्ता रोज़ शो ही कर रहे थे, शो के अख्ताम में ये खबर आई और उसके बाद जैसी नज़र स्क्रीन पर पड़ी, टिकर चल रहा था, तो यकीन करें उसके बाद से दिल इतना दुखी, इतना अफसरदा हो गया, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत जिसके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा हो, वो यूँ छोड़ के चला जाए अचानक से, पहले तो यकीन नहीं आता और फिर होता है कि अब किससे रहनुमाई हासिल करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ तिब के शोबे में खिदमत सर अंजाम देने वाले माहिर अमराज खून डॉक्टर ताहिर शम्सी साहब की। ही वॉज 60 ईयर्स ओल्ड। गुज़श्ता रोज़ उनका इंतकाल हुआ, उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था। कई दिन से वो कराची के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे, सर्जरी भी उनकी हुई, लेकिन तबीयत उनकी नासाज रही, ज़िंदगी की बाजी हार गए। बिल्कुल, और ऐसे में हम यही कहेंगे कि डॉक्टर ताहिर शम्सी के अहले खाना के साथ हमारी दुआएं हैं और उन्होंने डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए बहुत से जो कारनामे हैं वो सर अंजाम दिए। बिलखुसूस पेंडेमिक में जब हम प्लाज्मा के हवाले से देख रहे थे, किसी को पता नहीं था कि ये मामला आखिर है क्या, लोग डर रहे थे। ऐसे में डॉक्टर ताहिर शम्सी एक उम्मीद की शमा जलाए हम लोगों के सामने आए। और कल आपने एक अपना वीडियो क्लिप भी, जब आपने आप किसी और इदारे से वाबस्ता थे, वहां पर आपकी मुलाकात हुई। मेरी आज तक डॉक्टर ताहिर शम्सी से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ये चीज मैं समझ सकती हूँ कि अगर कभी ना कभी आपने किसी का इंटरव्यू कंडक्ट किया हो या उनसे आपकी बातचीत हो, मेरे ख्याल से आपने पहली वैक्सीनेशन भी लगवाई थी। बिल्कुल, अच्छा, और इसी सिलसिले में सिर्फ एक इंटरव्यू की बात नहीं, इंटरव्यूज तो कई थे, लेकिन जो मेरी याद है ना उनके साथ,
जिस वक्त कोविड-19 पर हम देखते थे ना कि जो मेडिसिन के मुतालिक बात की जाती थी कि अच्छा अब ये मेडिसिन ट्राई की जाए, अब ये मेडिसिन ट्राई की जाए, अब ये तरीका इलाज ट्राई किया जाए, लोगों को समझ नहीं आता था। आई रिमेंबर मेरी वालिदा उस वक्त शी वाज कोविड-19 यानी कोविड पॉजिटिव हुई और उनकी तबीयत खासी बिगड़ गई थी। अब समझ नहीं आ रही थी क्या करें, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल जो जिसने कहा वो किया। और उस वक्त क्योंकि मुझे याद है डॉक्टर ताहिर शमसी साहब ने पैसिव इम्यूनाइजेशन का तरीका इलाज तजवीज़ किया था, तो मैंने डिस्कस की, उनकी रिपोर्ट शेयर की उनसे। उन्होंने फ़ौरन से कहा कि अच्छा ब्लड ग्रुप बताओ। मैंने ब्लड ग्रुप बताया। आई वॉज इन कराची, माई मदर वॉज इन हेयर इन इस्लामाबाद। उन्होंने फ़ौरन से कहा तुम आओ। उन्होंने वो जो प्लाज्मा था वो बॉक्स में पैक किया, फ्रीज करके वो भिजवाया इस्लामाबाद, और मदर को वो लगाया गया। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ यूँ तो अल्लाह जान बचाता है लेकिन वसीला इंसान बनता है। तो ताहिर शमसी साहब से मेरी ये वाली याद है ना, ये तो हमेशा जुड़ी रहेगी कि उन्होंने बड़ा कंसर्न और वालिदा के मुतालिक पूछते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह वालिदा अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे, उनके अहले खाना को सब्र अता फरमाए। उनकी याद और उनकी खिदमत पर एक रिपोर्ट है, आइए आपको दिखा दें। मेडिकल के शोबे का बड़ा नाम डॉक्टर ताहिर शमसी। डाउ मेडिकल कॉलेज से MBBS किया, बरतानिया से आला तालीम हासिल की, हिमाटोलॉजी में महारत हासिल की। 1995 तक बरतानिया में मुकीम रहने के बाद वतन वापस लौट आए और कराची के निजी अस्पताल में कैंसर के इलाज का प्रोग्राम शुरू किया। डॉक्टर ताहिर शमसी की थैलीसीमिया पर वसी तहकीक को आलमी सतह पर पजीराई मिली। वो ऐसी दवा तैयार करने में कामयाब हुए जिसके इस्तेमाल से मरीज खून की मुंतकली के बगैर ही सेहतमंद जिंदगी गुजार सके। डॉक्टर ताहिर शमसी ने 1996 में पाकिस्तान में बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स मुतारफ करवाया। उन्होंने 650 ट्रांसप्लांट्स किए और 100 से जायद तहकीकाती मज़ामीन भी तहरीर किए। डाउ ग्रेड्स एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने उनकी खिदमात के एतराफ में साल 2016 में लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा था। डॉक्टर ताहिर शमसी ने 2011 में खून से मुतल्लिक बीमारियों के इलाज के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लड डिजीजेस कायम किया। वो इंस्टीट्यूट में स्टीम सेल प्रोग्राम के डायरेक्टर के तौर पर खिदमात सरअंजाम दे रहे थे। कोरोना की पहली लहर के दौरान वायरस से सेहतयाब होने वालों के प्लाज्मा के जरिए कोविड-19 के मरीजों के इलाज का ख्याल भी डॉक्टर ताहिर शमसी ने पेश किया, जिसकी आलमी सतह पर पजीराई हुई और पाकिस्तान में कई इदारों ने इनसे रहनुमाई लेकर मरीजों को प्लाज्मा लगाया। डॉक्टर ताहिर शमसी को ब्रेन हेमरेज के बायस अस्पताल मुंतकिल किया गया था, ताहम वो सेहतयाब ना हो सके और वो 60 बरस की उम्र में खालिक हकीकी को जा मिले। उनके इंतकाल पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने गहरे दुख और रंज का इजहार करते हुए कहा है कि डॉक्टर ताहिर शमसी की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। यकीनन डॉक्टर साहब, आपकी तमाम खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा, नेक दुआओं का, तमन्नाओं का इजहार किया जाएगा आपके अहले खाने के साथ। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद उन खिदमत का जिक्र करते हैं जो कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के सरबराही कर रहे हैं। उनके हाथ पे या उनके कंधों पर जो जिम्मेदारी है, जो बेड़ा है, वो किस तरह से उसको निभा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ कल, और उसमें एजेंडे पर गौर किया गया कि वफाकी काबीना के इजलास के बाद वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात साहब, ये जो चौधरी फवाद हुसैन साहब हैं, उन्होंने एक डेफिनेटली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नई ऑटो पॉलिसी सामने आ रही है। ये भी कहा कि हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान 5 लाख गाड़ियां बनाए, क्योंकि इस वक्त 2,40,000 गाड़ियां पाकिस्तान बना रहा है। उन्होंने कहा कि ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो 25.2 अरब डॉलर रिकॉर्ड किए गए हैं, लिहाजा बरामदात के जो हुजम है उसमें 29% इजाफा हुआ है, तो 29% इजाफा हुआ है हमारी इंपोर्ट में और एक्सपोर्ट में। और उसमें हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान चूंकि इस वक्त 240 लाख जो है वो गाड़ियां बना रहा है, कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो 5 लाख गाड़ियां जो है वो बनाए ताकि हम उस मार्जिन को मीट कर सके। तो एक अच्छा टारगेट है जिस पर बातचीत की जा रही है। लेट्स सी कि पाकिस्तान 2,40,000 गाड़ियां पाकिस्तान बना रहा है। मैं जरा फिगर की थोड़ी सी एक बार फिर से निशानदेही करती हूँ, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी बोलते बोलते, इसलिए मैंने जरा देखा कि क्या मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी। गलती की तस्दीक कर लेनी चाहिए, बिल्कुल कर लेनी चाहिए। अच्छा, चूंकि बात फवाद साहब की वजह से एक ट्वीट भी मैं चाहूंगा प्लीज आप दिखाइएगा।
फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया और कर्जों से मुताल्लिक वो ट्वीट की है। चलें थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा कि जो फॉरेन डेट पेमेंट्स हैं वो सिर्फ इस साल जो है वो 12.27 बिलियन यूएस डॉलर जो हैं उसमें पहुंच चुकी हैं। और ओवरऑल अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसकी जो उन्होंने बात की कि 5 साल की इस हुकूमत में जो डेट पेमेंट्स हैं वो तकरीबन 55 बिलियन डॉलर जो हैं वो हो जाएंगी। और अगर सिर्फ PMLN के यानी जो पेमेंट्स की हैं और सिर्फ जो अगर कंपैरिजन करने के PMLN ने कितनी वापसी की थी तो वो सिर्फ 27 बिलियन डॉलर है। तो ये कंपैरिजन है जो कि फवाद चौधरी साहब ने इसका ट्वीट किया है। चलें बढ़ते हैं आगे और अब ज़रा बात हम करते हैं, ये तो हमने बात ज़रा कर्ज़ों से मुताल्लिक कर ली, लेकिन चूँकि दीगर खबरें भी वो शामिल करनी है। PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस, इसकी बात करते हैं। कौमी एयरलाइन PIA ने एयरबस A320 इसका सिमुलेटर हासिल कर लिया है। ये पाकिस्तान में A320 का पहला मुकम्मल सिमुलेटर होगा, यानी अब जो है वो ट्रेनिंग आराम से हो जाएगी। एग्जैक्टली और इस सिमुलेटर के हुसूल के बाद जो एयरबस है A320 के पायलट्स को मुल्क में ही तरबियत फराहम की जाएगी। मतलब ये कि आपको पहले तरबियत हासिल करने के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब ये आप इस सिमुलेटर के जरिए पाकिस्तान में ही तरबियत को यकीनी बना पाएंगे। साथ ही साथ इस वक्त पाकिस्तान में नाज़रीन एयरबस A32 तैयारे सबसे ज्यादा मकबूल है। और इससे पहले अगर हम बात करें तो मुल्क में एयरबस का मुकम्मल सिमुलेटर दस्तयाब ना होने के बायस पायलट्स लाजमी तरबियत के मराहिल बैरून मुल्क मुकम्मल किया करते थे, जो कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया। पाकिस्तानी पायलट्स को दुबई, बैंकॉक, ताशकंद और जोहान्सबर्ग में एयरबस A320 के तरबियती मराहिल से गुजरना पड़ता था और जिस पर कसीर ज़र मुबादला खर्च होता था। मतलब यानी कि डेफिनेटली अंडरस्टूड से बात है कि आपको अगर किसी बैरून मुल्क जाकर एक ट्रेनिंग हासिल करनी है और उस कोर्स का दौरानिया जो है वो 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है, वी नेवर नो। लेकिन जब तक आप वहां पर स्टे कर रहे हैं आपकी फॉरेन करेंसी जो है वो इक्वल टू, अगर हम उसको लें पाकिस्तानी करेंसी, तो वहां पर आपके जो एक्सपेंस है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब वो पैसा जो कि अवाम की फलाह बहबूद पर इस्तेमाल हो सकता है वो ट्रेनिंग पर लग जाया करता था। अब इसके बारे में थोड़ी तफसील भी ले लेते हैं। तर्जुमान PIA अब्दुल्ला खान ने हमें ज्वाइन किया। अब्दुल्ला साहब, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग सर। बैरून मुल्क सिमुलेटर पर पहले 1 घंटे ट्रेनिंग के अखराजात $300 अमरीकी हैं। अब इस सिमुलेटर हासिल करने के बाद हम कितने पैसे बचा पाएंगे? बहुत शुक्रिया। देखें, हम पैसे बचाने की बात करेंगे तो शायद मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इम्पैक्ट है उसका पर ईयर, और इट्स अ ह्यूज कॉस्ट सेविंग नॉट जस्ट फॉर PIA। सिर्फ PIA के लिए ये बचत का जरिया नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की दीगर बहुत सारी एयरलाइन है जो कि एयरबस A320 ऑपरेट करती हैं, उनके लिए भी ये फायदेमंद है। हमें ये बात यहाँ पे समझनी चाहिए कि पाकिस्तान में चूंकि ये कैपेबिलिटी नहीं थी तो तमाम पाकिस्तानी पायलट्स को बैरून मुल्क जाना पड़ता था ट्रेनिंग के लिए। उसके ऊपर ट्रेनिंग कॉस्ट तो आपने $300 बता दी, लेकिन उनके होटल अकोमोडेशन, उनके ट्रैवल और उनके बाकी लॉजिस्टिक्स, और फिर यहाँ से हमें सिविल एविएशन के इंस्पेक्टर को भी साथ लेके जाना पड़ता था ताकि वो भी उसका चेक ले सके, तो वो तमाम कॉस्ट सेव होती है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये जो सिमुलेटर है ये इतना लेटेस्ट है कि इस रीजन के अंदर, पूरा एशिया पैसिफिक और मिडिल ईस्ट के अंदर किसी के पास इतना लेटेस्ट सिमुलेटर नहीं है। दिस इज फुल वर्चुअल रियलिटी, इसको फुल रियलिटी सिमुलेटर इसको बोलते हैं, जो कि फुल मोशन बाय वायर है। ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो कि अभी सिर्फ दुनिया के बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक के पास है, और उसके बाद पाकिस्तान में ये पहला सिमुलेटर है जो ये लगेगा। ठीक, एक बात और, अब चूंकि सिमुलेटर पाकिस्तान ने प्रोक्योर कर लिया है और अब ट्रेनिंग यहीं पर होगी, तो क्या ऐसा भी होगा कि किसी और मुल्क के पायलट्स पाकिस्तान आके ट्रेनिंग हासिल कर सके? जी बिल्कुल। देखिए, PIA का मंसूबा ये है कि PIA यहाँ पे एक सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर रहा है कराची के अंदर। कराची एयरपोर्ट पे जहाँ पे हमारा ट्रेनिंग सेंटर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे हमारे पास 2 सिमुलेटर और भी लगे हैं जिनके ऊपर मुल्की और गैर मुल्की दोनों पायलट्स आके यहाँ पे ट्रेन करते हैं। आपको पता है कराची एयरपोर्ट के अंदर जो है वो एक सेफ एरिया है, वहाँ पे इट्स अ पीसफुल एरिया एज वेल। यहाँ पे हमारे पास हम जो PIA का एयरपोर्ट होटल है उसको हम उनके साथ लिंक कर रहे हैं, और इस तरीके से बनेगा कि एक पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन पायलट्स को मिलेगा कि वो यहीं पे आए, यहीं पे रहें, एक सेफ एनवायरनमेंट के अंदर, और पूरी यकसुई के साथ अपनी ट्रेनिंग कर सकें। ठीक है। एक बात और, आप इस सिमुलेटर पे पूछना चाह रही हैं? सिमुलेटर पे भी पूछना चाह रही हूँ मैं, जरा वो दौरानिया भी पूछना चाह रही थी, क्योंकि अगर हमारे पायलट्स बाहर जाते हैं तो क्या दौरानिया होता था कि वो इतने वक्त के लिए ट्रेनिंग किया करते थे? क्योंकि आपने शुरू में इब्तिदा में कहा ना कि होटल अकोमोडेशन, बहुत सारे एक्सपेंसेस पाकिस्तान को उठाना पड़ते थे। सर, अगर बाहर से भी आते हैं तो पाकिस्तान में ट्रेनिंग का दौरानिया क्या रहा करेगा?
देखिए वो ट्रेनिंग स्केड्यूल के ऊपर डिपेंड करता है, ये ठीक कितने है। घंटों की उनकी रिकरेंट ट्रेनिंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। लेकिन ऑन एन एवरेज हफ्ते से 10 दिन की ट्रेनिंग वो होती है, ठीक है। और वो लोग आएंगे और इतने दिन यहाँ पे स्टे करेंगे और एक स्केड्यूल के मुताबिक वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे। ठीक हो गया। अब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाता हूँ, एक और मामले पर भी कमेंट आपसे ले लेता हूँ। जब से वो ऐलान हुआ है ना कि सऊदीया ने उम्रा खोल दिया पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए, उसके बाद से ज़ाहिर है लोग अब जानना भी चाह रहे हैं कि कब से वो प्रॉपर्ली जा पाएंगे। तो PIA कोई ऐसे पैकेजेस भी लेकर आ रहा है? क्योंकि हमारी उस दिन एक ट्रैवल एजेंट से बात हुई, उन्होंने कहा कि टिकट्स इतने महंगे हैं, 1.5 लाख 2 लाख का तो सिर्फ टिकट ही है, तो वो कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। तो थोड़ा सा आप अब्दुल्ला साहब शेयर करें कि क्या PIA की तरफ से कोई खुशखबरी है उम्रा ज़ायरीन के लिए? बहुत शुक्रिया। देखिए उम्रा जो है वो पता तो लगना शुरू हुआ है कि लोगों को वीजा लगने शुरू हुए हैं, लेकिन इस टाइम पे ज्यादातर मूवमेंट उन लोगों की है जो कि रोजगार के लिए सऊदी अरब जाते थे या वहां से आए हुए थे और वो वापस जाना चाहते थे। तो बहुत ऐसा चूंकि वो बंद रहा ट्रैवल और वो पाबंदी थी, लोग वहां पे नहीं वापस जा पा रहे थे, तो अभी मेजर जो आपकी ट्रैफिक है, जो ज्यादा तादाद है, वो ऐसे लोगों की है। उम्रा अभी ऐसा इस तरह शुरू नहीं हुआ। ठीक है। लेकिन जैसे ही उम्रा की ज़ायरीन बिल्डअप होने शुरू होंगे, ऑब्वियसली फेयर भी बनेंगे, पैकेजेस भी बनेंगे, उसके लिए वो चीजें नीचे आ जाएंगी। अभी सिर्फ लोड इतना है जो कि हम ठीक उम्मीद करते हैं है। अगले यानी मैं इस जुमले को खुशखबरी सब समझ लेता हूं अब्दुल्ला साहब के इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब ज़ायरीन की तादाद में इजाफा होगा, जब वो जाना शुरू होंगे, तो इंशाल्लाह पैकेजेस भी हमारे सामने आएंगे और जो फेयर है वो कम होगा। थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। चलें नाज़रीन बढ़ते हैं आगे, और चूंकि वीकेंड पर हमने बात की थी OIC कॉन्फ्रेंस की, यानी अफगानिस्तान की मदद की ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, तब किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर ने अफगानिस्तान में इमदादी पैकेज के हवाले से मंसूबे का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया, जो कि इंतहाई खुशाइद इकदाम है। क्योंकि बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे कि OIC का इजलास तो हो गया, व्हाट्स नेक्स्ट? किसी इमदादी रिलीफ पैकेज का ऐलान नहीं किया गया। आप बताएं, किसी ने क्या ये किया, किसी ने क्या वो किया। तो बहुत सारी मुखालिफ सिमत से आवाजें आ रही थी जो कि किसी तौर भी अच्छी नहीं थी। हमने उस वक्त भी इसीलिए ब्रीफ सेशन किया था मंडे को कि बेशक ये वीकेंड पर ये बड़ी भरपूर एक्टिविटी रही, लेकिन फिर भी लोगों को मालूम होना चाहिए कि अमल किस तरह से आगे बढ़ेगा, जिसपे हमारे तज्जियाकार ने ये बताया भी आपको कि एक मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। क्योंकि जब तक बैंकिंग सिस्टम बहाल नहीं होगा, लोग वहां पर फाइनेंशियली लाइक करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां लोगों को फंड फ्राहम नहीं कर सकते। लेकिन इस सिलसिले में एक अच्छी खबर कुछ इस तरह से सामने आ रही है कि अब जो इस तरह से किंग सलमान है, वो एक जो रिलीफ फंड है उसके सिलसिले में अफगानिस्तान की मदद करना चाह रहे हैं। और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब ने इस मंसूबे का इफ्तिताह किया। इसके बाद सऊदी अरब की जानिब से 1920 टन गजाई और गैर गजाई अशिया से लदे 200 ट्रक पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान कल रवाना कर दिए गए हैं, और इस रिलीफ पैकेज से 2,80,000 अफगान शहरी जो है मुस्तफीद होंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने इससे मुतालिक ये भी कहा कि इस पैकेज से अफगानिस्तान में रहने वाले गरीब मुस्तहिक अफराद इनकी मदद हो सकेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान में जो इंसानी बहरान है उससे बचने के लिए ये स्टेप्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, और दिस वाज वन जस्ट स्टेप, और इंशाल्लाह हम आगे चलकर दीगर स्टेप्स भी देखेंगे। अच्छा, इसमें मैं शुएब एक बात ये बोलूंगी, जब अभी आपने एक ये स्टोरी पढ़ी ना, जब आप बता रहे थे हमारे व्यूअर्स को, इसमें एक जुमला इंतहाई अहमियत का हामिल था कि उस फंड से रिलेटेड या उस इमदाद से रिलेटेड 200 ट्रक हैं, पाकिस्तानी रास्ते जाएंगे बरास्ता पाकिस्तानी रास्ते अफगानिस्तान। मतलब ये कि OIC ममालिक हो या सऊदी अरब हो, पाकिस्तान पर अब एतमाद बहुत किया जा रहा है। दोस्त मुल्क हो या ब्रदर मुल्क हो, पाकिस्तान पर इस लिहाज से एतमाद किया जा रहा है कि जो इमदाद पाकिस्तान को फ्राहम की जा रही है वो बगैर किसी नुकसान के, बगैर किसी रखना के आसानी अफगानिस्तान तक पहुंचेगी, और यही एक अमानत होती है। एग्जैक्टली यही अमानत होती है। चले अब चूंकि बात इस खत्ते की हो रही है, तो हम जरा आपके सामने बड़े ज़बरदस्त और ख़बर भी रखते हैं। आपको याद है लास्ट ईयर जब अनाउंस किया गया था कि वेरी सून पाकिस्तान, ईरान एंड टर्की जो ट्रेन सर्विस माजी में चला करती थी वो रिज्यूम होगी। तो इससे मुतालिक भी हमारे पास ज़बरदस्त सी खबर है। कल बाकायदा तकरीब हुई थी, फ्रेट ट्रेन पाकिस्तान, ईरान एंड टर्की, इसके क्या स्टॉप्स होंगे वो हम आगे चलकर इंशाल्लाह आपको किसी दिन बताएंगे भी। लेकिन पाकिस्तान, ईरान और टर्की के दरमियानी फ्रेट ट्रेन का जो आगाज़ हो रहा है, दोबारा से रिज्यूम जो हो रहा है, इस तकरीब से खिताब करते हुए या इसमें मीडिया से बात करते हुए वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति साहब और वज़ीर ख़ारजा शेख कुरैशी साहब ने क्या गुफ्तगू की, आपको सुनवाते हैं। ईरान से और इस्तांबुल से जो है कनेक्ट करते हैं कि अब रुकेगा सिलसिला नहीं, बल्कि सेकंड फेज के अंदर हम इंशाल्लाह यहाँ से पैसेंजर ट्रेन जो खुदा की मदद से चलाएंगे। OIC का जब हमें इजलास हुआ तो उसमें हमने वो सारे प्रो एंड कॉन थे कि हमने अपने पेशावर, उसके बाद तोरखुम, उसके बाद काबल
और उसके बाद मज़ार शरीफ से जो है कैसे कनेक्ट करना है। इन तीनों मुल्कों के दरमियान तिजारत को फ़रोग मिलेगा और अल्टीमेटली जो है ये ट्रेन और ये जो फ्रेट गुड्स हैं ये यूरोप भी जा सकती हैं और उसके इम्कानात मौजूद हैं। इस खित्ते को आपस में जोड़ा जाए। इंटर रीजनल ट्रेड अभी हमारी 8% पर है, इसके बढ़ने का बेपनाह इम्कान मौजूद है। जी, तो आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की और हम कोशिश करेंगे कि किसी दिन शाह महमूद कुरैशी साहब से और आज़म सवादी साहब से इस बारे में तफसीलन जान भी सकें कि जैसे शुएब ने कहा कि कौन कौन से स्टॉप्स होंगे, क्या होगा, किस किस्म का सामान जो है वो लाया ले जाया जाएगा। और फिर स्टॉप्स तो उन्होंने बताया अभी गुफ्तगू में, लेकिन मैं ये चाहता था कि हम ये भी डिटेल उनसे के साथ ये भी पूछे उनसे कि ये तो फ्रेट ट्रेन है, हम खुद कब टर्की बरास्ता आई विश ईरान ऐसे जा जल्दी हो सकेंगे। जाए, आई विश कि ऐसे जल्दी हो जाए। फिर हम वो पूरा शूट आप लोगों के लिए प्लान करेंगे कि किस तरह से हम वहां पर जा रहे हैं। बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं और उसके अलावा चाहिए ना, वही बताने लगी अच्छा, हूँ। छुट्टी मिलने वाली है, छुट्टी मिलने वाली है, बच्चों लेकिन को। हमें नहीं मिल रही है शुएब, ये छुट्टी मिल रही है बच्चों को। हुकूमत पंजाब ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने नोटिफिकेशन एक जारी की है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक 24 अजला में 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। इसके अलावा दीगर 12 अजला में 3 जनवरी को छुट्टियों का आगाज होगा, जो कि 13 जनवरी तक जारी रहेंगी। मतलब इस बार डिवीजन नजर आ रही है। मतलब यानी कि पहले उस मरहले में 24 अजला है, वहां पर 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक छुट्टियां हैं। फिर इसके अलावा 12 अजला है, जहां पर 3 जनवरी से 13 जनवरी तक की छुट्टियां हैं। अब्दियावाली, अटक, जेलम, मुजफ्फरगढ़, चकवाल, बक्कर और रावलपिंडी के तालीमी इदारों में छुट्टियां 3 से 13 जनवरी तक करने का फैसला कर दिया गया। तो बच्चों छुट्टियां एंजॉय करो, लेकिन वो जो आप लोगों को काम शाम दिया जाता ना करने के लिए, आपने उस पर क्या कहते हैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि पहले ही पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे बच्चे जो है उस लिहाज से अपनी तालीम को मुकम्मल नहीं कर पाए। वैसे भी मौसम गर्मा में कोरोना जान नहीं छोड़ता, सर्दी में डेंगू या ये स्मोक और फॉग जान नहीं छोड़ती, सर्दी इस कदर हो जाती है, तो इसलिए नो कॉम्प्रोमाइज। एग्जैक्टली और ये प्लान इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि हर जगह का जो मौसम है ना हाँ। डिफरेंट है। हम मैदानी इलाकों में फॉग देख रहे हैं, यानी हम सदर्न पंजाब की तरफ भी अगर चले जाएं, लेकिन अपर पंजाब में उस तरह का मामला नहीं है। दैट इज द रीजन ये स्मॉग। अच्छा, इसमें एक एलिमेंट मुझे नजर आ रहा है। आप कह रहे हैं ना, फर्ज करें किसी की खाला दूसरे जिले में रहती हैं, अब वो कहेंगे भाई मेरे बच्चों को तो छुट्टी है नहीं, तो तुम अपने बच्चों को मत लेकर आना, मेरे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। तो ये जो ये वाला सीन है ना, इस पे बड़े कॉम्प्रोमाइजेस होने वाले। क्योंकि कल भी मेरे मामू से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि बहुत सर्दी है और डेफिनेटली वफाकी दारुल हुकूमत में छुट्टियां किसी और तरह से होगी, अब लाहौर के चंद इस्लाम में छुट्टियां किसी और तरह से होगी। तो ये बच्चे जो बल्कि बड़ा थोड़ा सा एक्साइटमेंट में होते हैं ना, अच्छा ठीक है इस्लामाबाद जाएंगे, पिंडी जाएंगे, मिलकर आएंगे, तो मेरे ख्याल से इन उम्मीदों पर तो पानी भर गया। कोई बात नहीं, वो अपने अपने प्लान कर लें। जैसे मेरी बेटी ने पक्का प्लान बनाया हुआ है इस दफा के छुट्टियों में उसने स्नोफॉल देखने, मैंने कहीं ना कहीं लेकर जाना है उसे स्नोफॉल दिखाने के लिए। चलें बढ़ते जनाब आगे। अब जरा बात हम करते हैं गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करने की जो एफर्ट्स की जा रही हैं उस पर जरा रोशनी डालते हैं। केपी ने एक वेबसाइट और प्रमोशनल वीडियो लॉन्च की है। इस वेबसाइट पर सूबे में सरमायाकारी के दस्तयाब मौक़ों से मुतालिक जो है मालूमात वो फराहम की गई, किस तरीके से सरमायाकारी करनी है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आप सरमायाकारी कर सकते हैं। बिल्कुल, और इस पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो शहाब अली साहब हैं, वो कहते हैं कि सूबे में गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए दुबई एक्सपो में सयाहत, ज़राअत और सनत, मादनियात का शोबा, तवानाई के शोबों से मुतालिक मंसूबों की नुमाइश की जाएगी। वैसे तो पहले भी इसमें की गई है और अब भी एक तरीके से शायद हो सकता है कि किसी नई स्ट्रेटजी के साथ मंजर आम पर आया जाए। इसके अलावा सूबे में खुसूसी इक्तसादी जोन्स, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों, इंफ्रास्ट्रक्चर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंसूबों को भी नुमाइश का हिस्सा बनाया जाएगा। मतलब ये कि जो हम लोग पहले दुबई एक्सपो में जाकर देख रहे हैं, इससे भी ज्यादा कुछ अच्छा होगा। वैसे भी नेक्स्ट मंथ केपी ही को चांस दिया जाएगा दुबई एक्सपो में। ये जो हमने खबर दी तो आपको उनकी वेबसाइट से मुतालिक दी है, बट नेक्स्ट मंथ यानी जनवरी हम देखेंगे कि केपी जो है अपने जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो वहाँ पर जाकर एक्सप्लोर करेगा या लोगों को जो है राग़िब करेगा कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो इंटरनेशनल स्टिल शुएब, आई मस्ट से जो अगर अपना न्यू ईयर भी प्लान कर रहा है दुबई जाने के लिए, वो एक्सपो 2020 जरूर होकर आए और बिलखुसूस पाकिस्तानी पवेलियन जरूर वो तो आप सिर्फ दुबई एक्सपो चले जाए, पाकिस्तानी पवेलियन तो आपको खींच ही लेगा। एक तो बड़ा शुरू में है, ऊपर से अट्रैक्टिव बहुत है, बहुत अट्रैक्टिव है। चले चूंकि हम बात इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं, ये तो हमने बात की ना केपी के क्या एवेन्यूज हैं जहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक आम शहरी यानी आप, मैं, हम सब अच्छा। अगर आप आम शहरी हैं तो अगर आप आम शहरी हैं तो बिल्कुल तो उनके लिए हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त खबर है कि कैसे आपने पैसे बचाने हैं और वो जो बचाए हुए पैसे हैं वो इन्वेस्ट कहाँ करने हैं। हम बात करें, हमने कल भी की थी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स की।
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स बचत स्कीम्स की बात करते हैं, जिसका हमने शरह मुनाफा आपसे शेयर किया था कि वो 2.40% जो है वो बढ़ा दिया गया है। अब क्या इसमें टाइप्स होती हैं, किस तरह से इन्वेस्ट किया जा सकता है और कहाँ से हासिल किए जा सकते हैं और स्टॉक मार्केट से इसका क्या कंपैरिजन है? चूंकि जो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स की शरह मुनाफा है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स की बात करूं, उसकी जो शरह मुनाफा है वो 2.04% से बढ़ाकर 10.80 तकरीबन 11% जो है वो कर दिया गया है। और डिफेंस सर्टिफिकेट्स की जो शरह मुनाफा है उसमें 1.61% इजाफा किया गया है। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स की शरह मुनाफा इजाफे के बाद 10.60% हो गई है। तो ये वो मुनाफे हैं जिस पर हमने कल कहा था कि डिटेल से बात हम करेंगे। एग्जैक्टली और इसी पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं बिजनेस जर्नलिस्ट फारूक बलोच साहब। आई होप कि वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी, वो हमारे साथ हैं। तो आइंदा साल महंगाई से एक कदम आगे रहने के लिए एक पाकिस्तानी के पास क्या ऑप्शंस हैं, ये जरा हम उनसे जान लेते हैं। बलोच साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। ये बताइएगा, जो इस वक्त हम सिचुएशन देख रहे हैं इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के हवाले से, मैं फिर से दोबारा सवाल रिपीट करूंगी कि एक पाकिस्तानी के पास ऐसी कौन कौन सी ऑप्शंस हैं कि जिस तरह से वो इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से मुस्तफीद हो सकता है, वहां पर जाके इन्वेस्ट कर सकता है। थोड़ी डिटेल के साथ बताएं और कोशिश ये रखेगा थोड़ा आसान अल्फाज में। तो अगर इसका मैं खुलासा करूं तो वो ये होगा कि एक तरफ तो आप अपनी जो सेविंग्स है उसको ज़ाहिर है मल्टीप्लाई करते हैं जब आप इन्वेस्ट करते हैं, दूसरी तरफ आप महंगाई से आगे रहते हैं। मसलन अगर आप 10 साल का डेटा उठाकर देख लें तो जो औसत शरह है महंगाई की वो तकरीबन 7% बनती है, जबकि अब जो आने वाला साल है 2022 उस पर जो तखमिया दिया गया है या फोरकास्ट दिया गया है वो तकरीबन 11% का है। तो अगर ये आपको 13% पर मुनाफा दे रहे हैं तो आप इन्फ्लेशन से 2% आगे ही रहेंगे। वरना होता क्या है, जैसे 5 साल में हमने देखा पिछले हुआ कि जो चीज़ आप 10,000 में ख़रीदते थे, जो सामान पिछले 5 साल पहले, वही सामान आपको ख़रीदने के लिए आज 14-15 हज़ार रुपये चाहिए होते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी किसी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं जो इन्फ्लेशन से थोड़ा सा ज़्यादा मुनाफा दे रही है, तो आपकी जो क़ुव्वत ख़रीद है वो इतनी ज़्यादा मुतासिर नहीं होती दूसरों के मुकाबले में। फारूक, ये भी बताइएगा इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में किस किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं और ये कौन ख़रीद सकता है? क्या हर कोई ख़रीद सकता है हर किस्म की प्रोडक्ट? अच्छा, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, सर्टिफिकेट्स भी हैं, अकाउंट्स भी हैं। डिपेंड करता है आपकी नीड क्या है और आप किसकी क्वालिफिकेशन को मीट करते हैं। ओके। तो उस हिसाब से ही फिर रिटर्न भी हैं, उसी हिसाब से रिक्वायरमेंट्स भी हैं। मिसाल के तौर पे जो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट है उसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है और उसमें आप छोटे बच्चों के नाम पे भी जॉइंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर आपका टारगेट है कि 10 साल बाद बच्चे की पढ़ाई के लिए आपको बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे तो आप उनका सर्टिफिकेट ले सकते हैं और 10 साल बाद जब वो जो अभी के रेट हैं उस हिसाब से उस पर वो तकरीबन आपको तकरीबन 2 गुना के करीब मुनाफा दे रहे हैं। तो अगर आप मिसाल के तौर पर 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो असल और सूद मिला के वो तकरीबन 28 लाख हो जाता है 10 साल बाद। तो वो आपके बच्चा जब यूनिवर्सिटी जाएगा वो उसकी फ़ीस के लिए काम आ सकता है। इस तरह और प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पेंशन सर्टिफिकेट है वो 13% मुनाफा दे रहा है। वो है सरकारी मुलाजमीन के लिए जो रिटायर्ड है, ये फेडरल भी हो सकते हैं, प्रोविंशियल भी हो सकते हैं। इसी तरह बहबूद सर्टिफिकेट है वो भी 13% का मुनाफा दे रहा है और वो बेवा ख़वातीन के लिए है, बुज़ुर्ग अफराद के लिए है जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, माजूर अफराद के लिए। और इन दोनों प्रोडक्ट्स में यानी बहबूद और पेंशन वाले केस में आप जो प्रॉफिट है वो माहाना भी ले सकते हैं, यानी आपको ज़रूरी नहीं है कि साल के इख्तिताम पर लें, आप हर महीने भी अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा, क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आता है कि रिक्वायरमेंट्स क्या है, किस किस्म के कागजात इसके लिए दरकार होते हैं और हम इसको ले कहाँ से सकते हैं? मतलब क्या सिर्फ ये हमें सरकारी बैंक से ही मिल सकते हैं? अच्छा, इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो ओब्वियसली हर प्रोडक्ट की अपनी है, जो भी आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से होता है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जो उनकी वेबसाइट है वो बड़ी डिटेल्ड है और अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं आप तो उन्होंने एक फैसिलिटेशन डेस्क भी बनाई हुई है, आप उनको कॉल करके भी मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। तो जो भी आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, मिसाल के तौर पे डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट है, उसमें अगर आप 1 साल से पहले अपना जो है वो इन्वेस्टमेंट बाहर निकालते हैं तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। 1 साल तक आपके जो पैसे वहाँ इन्वेस्टेड है उस पर कोई मुनाफा नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी शराइत में से। लेकिन अगर आप चाहें तो उसमें और ऑप्शन हैं, मिसाल के तौर पे आप उसको गिरवी रख सकते हैं, चाहें तो अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो इस सर्टिफिकेट को आप गिरवी रख सकते हैं। इसके अलावा आप किसी और के नाम पे मुंतकिल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी प्रोडक्ट है जैसे बहबूद की मिसाल ले लें तो उसमें भी ऐसे ही है कि अगर आप 4 साल से पहले निकालते हैं, इनफैक्ट पहले साल से अगर पहले आप अपनी इन्वेस्टमेंट निकालने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपको जो है 1% फ़ीस देनी पड़ती है। दूसरे साल में जो है वो 1% से और कम हो जाती है और तीसरे साल में जो है वो आधी फ़ीसद पर जाती है। लेकिन 4 साल बाद आप अगर आप निकालेंगे
तो फिर उस पर कोई फ़ीस नहीं है। तो और लेकिन ज़ाहिर है प्रॉफिट आप मंथली ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सी प्रोडक्ट चूज़ करेंगे, उस हिसाब से ही आपका जो मुनाफा लेने की जो शराइत हैं या जो इन्वेस्टमेंट बाहर निकालने की शराइत हैं वो उसी हिसाब से अप्लाई होती हैं। तरीक़ेकार ख़रीदने का जो है वो भी डिपेंड करता है आप कौन सी प्रोडक्ट ले रहे हैं। लेकिन बुनियादी डॉक्यूमेंटेशन जो है, यानी आप ये कह लें कि अगर बहबूद सर्टिफिकेट ले रहे हैं, बेवा हैं, तो आपको हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, अंडरटेकिंग चाहिए होगी कि आप अभी भी बेवा हैं, आपने दूसरी शादी नहीं की। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में अगर बच्चों के नाम पे कर रहे हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होगी कि आप चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नादरा का जो होता है वो दे दें, बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का दे दें। तो ये इस तरह के डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी को ज़ाहिर है CNIC तो लोकल पाकिस्तानीज़ के लिए, रेजिडेंट्स के लिए, लेकिन ओवरसीज़ के लिए नाइकॉब होता है, POC होता है, वो चाहिए होंगे। फिर इसको कैश में भी ख़रीदा जा सकता है, आप पे ऑर्डर के ज़रिए भी ले सकते हैं। और अगेन प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है आप कौन सा ले रहे हैं। और जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आप सिर्फ नेशनल सेविंग्स की जो मुल्क भर में बड़े शहरों में ब्रांचेज़ हैं वहाँ से ले सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आप नेशनल सेविंग्स के अलावा स्टेट बैंक से भी ले सकते हैं, जो बड़े कमर्शियल बैंक हैं उनकी डेजिग्नेटेड ब्रांचेस से भी ले सकते ओके, वहाँ से भी लिया जा सकता है। ठीक है फारूक, बस लास्टली मुझे ये बता दें, चूंकि ज़रा हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स की बात करें बट लोग ये भी जानते हैं कि वो स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करके कमाते हैं। ज़रा कंपैरिजन कीजिएगा कि महंगाई को हराने के लिए स्टॉक मार्केट से जिस तरह मुनाफा कमाया जाता है तो फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्ट क्यों किया जाए, बेहतर क्या है? देखिए ये नेशनल सेविंग्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की स्कीम है, सॉवरेन गारंटी है इसके पीछे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा लो रिस्क होती है, इसमें रिस्क ना होने के बराबर है। इसकी कोई तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती जहाँ किसी के पैसे डूबे हों। और नॉर्मली होता ये है कि जो लो रिस्क प्रोडक्ट्स होती हैं यानी फिक्स इंटरेस्ट रेट वाली, उसमें प्रॉफिट बहुत कम होता है, लोग इसलिए इस तरफ नहीं जाते, 5-6%, 7% इस तरह होता है। लेकिन इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट की साइकिल के हिसाब से रेट बहुत ऊपर गए हुए हैं। आपको जैसे मैंने शुरू में बताया कि इस वक्त जो रेट मिल रहे हैं वो क्लोज हैं उसके जो कि स्टॉक मार्केट का रिटर्न होता है, जो कि बहुत ही हाई रिस्क है। तो ख़ास तौर पे ऐसे लोग जैसे बेवा ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग शहरी हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके लिए एक अच्छी प्रोडक्ट होती है कि वो जाएं और उम्र के आखिरी हिस्से में जब वो पैसा लूज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इस तरह की प्रोडक्ट में जाएँ जिसमें डबल डिजिट में उनको रिटर्न मिल रहा है। वरना यंग लोग इस तरफ नॉर्मली नहीं जाते, उनको पता होता है कि भाई स्टॉक मार्केट में कोई एक साल अच्छा भी आया था, 100% रिटर्न एक ही साल में मिल जाता है। क्रिप्टो करेंसी में लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसमें बहुत पैसे बन जाते हैं, तो वो उस तरफ जाते हैं। लेकिन जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते वो इस तरफ जा सकते हैं। और इस वक्त तारीख के हिसाब से देखा जाए तो बड़ी अट्रैक्टिव रेट्स हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न है उसके करीब करीब है। तो अगर आपको बगैर रिस्क के अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो फिर आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये जो नेशनल सेविंग स्कीम है ये इस वक्त अट्रैक्टिव बनी हुई। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका फारूक साहब हमें अपडेट करने के लिए। डेफिनेटली ना सिर्फ हमें अपडेट करने के लिए, बाकी हमारे नाज़रीन के रहनुमाई करने के लिए भी। और आपने जो इसमें एक जो आपने कंपैरिजन का क्वेश्चन किया ना शायद, उसमें सबसे अच्छा जवाब इस तरह से सुनने को मिला कि ये लो रिस्क है। मतलब ये कि स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करने चाह रहे हैं तो वहां पर रिस्क की चांसेस ज्यादा है बनिस्बत इसके कि अगर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जाके इन्वेस्ट करते हैं। तो वो लोग जो कि छोटे पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं लेकिन चाहते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म चले, जिसका रेवेन्यू उन्हें जनरेट हो सके, तो ये आप ही की आसानी के लिए है। जाएं किसी अच्छे बैंक से जाके कंसल्ट कीजिए और हो सकता है कि इस सेगमेंट ने आपकी किसी हद तक रहनुमाई की हो। और नेशनल सेविंग जो सर्टिफिकेट है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपके पास इतने पैसे हैं, तो जरूर कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा सिक्योर रहेगा। एग्जैक्टली। क्विक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। स्टे ट्यून। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और बहुत सी मजीद खबरों के साथ हम आ चुके हैं वापस। जी ठीक है, मैं आप वेलकम बैक करना नहीं मैं वेलकम बैक। अच्छा। मुंह में फंस गया था कहीं, क्या हो गया, आपकी जरा आप क्यों आवाज नहीं इतनी बोली? जोर से आ गया। अच्छा, ये मोहम्मद तब हुआ करता था कभी, क्योंकि डेफिनेटली मैंने अपना करियर न्यूज़ एंकरिंग से स्टार्ट किया और वहां पर भी ऐसा हुआ करता था। बाजुकात अच्छी कोऑर्डिनेशन होने के बावजूद आपको नहीं पता चलता था, आप मुंह खोले रह जाते थे और आपका को एंकर वो खबर अनाउंस कर देता था और पीछे पीस से पर जो कहके लगते थे
ओ हो मजा आ जाता था। बट एनीवेज आज काफी सालों के बाद ये कुछ दोहराया है, क्योंकि 4 साल हो गए मुझे प्रोग्रामिंग करते हुए, न्यूज को छोड़े हुए। बट एनीवेज खबर आपके पास डिस्कस करते हैं। बिल्कुल न्यूज वाला ही दौर सामने आ गया, क्योंकि खबर भी कुछ ऐसे, ये कुछ अच्छी खबर नहीं है। मलेशिया से ये खबर है जहां पर सैलाब ने तबाही मचा दी है। वहां पर 30,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं और खबर यह है कि सैलाब की तबाहकारियां ताहाल जारी है। मतलब ये नहीं कि नुकसान जो है वो अभी थमा नहीं है। हुकाम ये बताते हैं कि 8 रियासतों में 3,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं और जो सबसे ज्यादा रियासत को मुतासिर किया गया इस सैलाब की तरफ से वो था रियासत सेलिंगोर। रियासत सेलिंगोर जो है वो सबसे ज्यादा मुतासिर हुई है। वहां पर सबसे ज्यादा तबाही इस सैलाब ने मचा रखी है, जबकि ज्यादातर हलाकतें भी इसी रियासत में पेश आई हैं। इस रियासत में 100 से ज्यादा बहाली मराकज हैं जहां पर लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है। तो इंसानियत सबसे पहले, किसी का ताल्लुक हमारे मजहब से हो ना हो, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला वहां पर अमन व अमान कायम रखे। आमीन आमीन। चलें बढ़ते हैं आगे। जब बात अमन व अमान की, तो अमन व अमान के लिए जो हम स्ट्रैटेजीज डिवाइस करते हैं उसका जिक्र भी कर लेते हैं। खित्ते में अमन व अमान बरकरार रहे, डेटरेंस बरकरार रहे, दुश्मन शरारत ना करे, उसके लिए हमने अपनी क्या तैयारी कर रखी है उसकी बात करते हैं। तो पाकिस्तान ने बाबर क्रूज मिसाइल 1B का कामयाब तजुर्बा किया है और ICPR के मुताबिक DG स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी मंच, चेयरमैन नेस्कॉम डॉक्टर रजा समर और कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली ने साइंसदानों और इंजीनियर्स के हमरा इस मिसाइल तजर्बे का मुशाहिदा किया है। मिसाइल तजर्बे से पाकिस्तान की जो दिफाई ताकत है, दिफाई सलाहियत है, इसमें इजाफा हुआ है। ICPR के मुताबिक सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने कामयाब मिसाइल तजर्बे पर साइंसदानों को मुबारकबाद पेश की है। तो ये तो हमने खबर शेयर कर दी कि इस मुबारकबाद, लेकिन दुश्मन को सांप सूंघ जाता है ऐसी खबरों के बाद। बिल्कुल ऐसे ये शेव। और डिफेंस मजबूत होना चाहिए, क्योंकि डिफेंस जितना मजबूत होगा ना, कहते हैं कि जितना आप अपना मजबूती से दिफा कर सकते हैं, आप दुश्मन को घूर कर भी देखेंगे ना तो वो दुपक कर डर कर बैठ जाएगा। तो हमारी जो पाक अफवाज है, जिसमें हमारी मिलिट्री है, जिसमें हमारी एयरफोर्स है, जिसमें हमारी पाक नेवी है, इन सभी की जो कामयाबियां हैं उनका सिलसिला जारी है और ये भरपूर तरीके से जानते हैं कि इन्होंने किस तरह से दुश्मन के दांत खट्टे करने हैं। लेकिन एक खदशा जो बार बार जाहिर किया जाता है वो हाइब्रिड वॉर का जिक्र किया जाता है। तो हाइब्रिड वॉर का जब हम लोग जिक्र करते हैं ना, तो वहां पर कुछ जिम्मेदारी हम पर आती है बतौर पाकिस्तानी, बतौर शहरी, कि हम किसी ऐसे कंटेंट का, किसी ऐसे डेटा का इस्तेमाल ना करें अपनी सोशल वेबसाइट्स पर जहां पर हम ये देखें कि हम दुश्मन को मजबूत कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वो बहुत जबरदस्त आपने ये बात की। जरिए आप चलें बढ़ते हैं आगे, जरा खेल की बात भी करें। और जब बात खेल की है तो पंजाब गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग करवाने का ऐलान कर दिया है। वजीर खेल पंजाब राय तैमूर साहब ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन 15 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है, 22 दिसंबर तक ये जारी रहेगी और पंजाब भर से 23 साल से कम, अच्छा मैं कर सकता हूँ, 23 साल से कम उम्र के खिलाड़ी रजिस्ट्रेशन के अहल होंगे। जोक ऑफ द डे। एनीवेज आगे खबर यह है कि पहले मरहले में डिवीजन सतह की टीमें तश्कील दी जाएंगी, जबकि दूसरे मरहले में लाहौर में डिवीजन टीमों की फुटबॉल मुकाबले होंगे। तो फुटबॉल लीग के जरिए पंजाब की ड्रीम टीम का इंतखाब किया जाएगा, जिसके लिए खिलाड़ियों को माहाना वज़ाइफ का इजरा भी किया जाएगा। अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज है। कहते हैं कि आपको कोई ना कोई इंसेंटिव मिल जाए, कोई ना कोई बोनस मिल जाए तो आपका मोराल थोड़ा सा हाई हो जाता है। क्योंकि इसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि बाज़-औक़ात हम मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे थे, लेकिन जब उसको अप्रिशिएट ना किया जाए, और फिर पैसा सभी की ज़रूरत है, कुछ नहीं तो हम ये कह सकते हैं कि चलिए आपको छोटा, कहते हैं इनाम, इनाम 5 रुपए भी हो आपका दिल जीत लेता है। आप कहते हैं कि यार अप्रिशिएट किया गया है, कमाल हो गया, आप इससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने का जो है वो इरादा बांध लेते हैं। एग्जैक्टली। और जब हम बात जरिए खेलों के मैदान में फुटबॉल की कर रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है कि फुटबॉल इट्स अ वेरी हेल्दी गेम और बहुत से लोग बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, बच्चे बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आपको याद है हमने उस दिन जो खवातीन फुटबॉल टीम में डिफेंडर है उनको भी बुलाया था। यस, अबीहा वाज देयर। तो ये जो फुटबॉल के साथ हमारा लगाव है, जो मोहब्बत हो रही है फुटबॉल के साथ, जो बच्चे जिस तरह से सीख रहे हैं, वो चाहे फिर कराची का इलाका हो, लियारी, या कि फिर वो गिलगित कोई मैदान हो, लाल जंग स्टेडियम हो चुके, मैं आपको याद है वहां भी लेकर गया था और वहां पे मैंने आपको दिखाया कि हर सूबे की नुमाइंदगी थी वहां पे
बगैर हर सूबे से टीम्स वहाँ पर आई थी, और वो जिस तरह से बच्चे खेल रहे थे उनको देखते हुए मुझे खुशी हुई कि क्रिकेट इज़ गुड स्पोर्ट, बट कितनी अच्छी बात है कि दीगर स्पोर्ट्स पे भी अब हम फोकस कर रहे हैं। नहीं सिर्फ बच्चे खेल नहीं रहे बल्कि अब मुकामी सतह पर भी या फॉर दैट मैटर नेशनल लेवल्स पर हम इनके कॉम्पिटिशन्स अरेंज करवा रहे हैं, वो टूर्नामेंट्स अरेंज करवा रहे हैं। और अब जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट का ये फैसला है, यानी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ पंजाब का ये फैसला है कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन होनी है, 15 से लेके 22 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन हो रही है। तो जो पंजाब के शहरी यानी 23 साल से कम उम्र, हाँ 23 साल से कम जो यंग लोग हैं वो इस रजिस्ट्रेशन करा ये सकते हैं। सिर्फ एक इशारा है, ठीक और है जो आपका ये, लेकिन ये शुएब नहीं है। और जो बड़े हो गए हैं वो बेशक रजिस्ट्रेशन ना कराएं, जो बुजुर्ग हो गए हैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं, लेकिन जो छोटी उम्र है, जिनकी अभी यंग टैलेंट है, यंग ब्लड है, वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 15 से 22 साल। बाकी लोगों के लिए हमारे पास ये खबर है कि वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, वो सिर्फ हमें बैठ के देखेंगे स्टेडियम। देखिए तालियां बजाने वाला भी तो कोई होना चाहिए आपने ना। बजानी है तालियां हमारी परफॉर्मेंस पर जरिया भी बहुत जरूरी देखिए है। अगर खाली स्टेडियम होगा और अगर आप खुद ब खुद ही खेलते छलांगे मारते रहेंगे, आपको कोई बूस्ट अप करने के लिए कोई तो होना चाहिए जो कि थम्स अप शुए, बहुत अच्छा खेला आपने। नहीं, मैंने तो फुटबॉल ऐसे- खेलना, छलांगे नहीं मारनी। नहीं, खुशी में जब आप कोई एक किसी को नॉकआउट करेंगे या किसी कोई अपना गोल जो है वो wrestling चेस चल रही है करेंगे, उधर। नहीं आई मीन नॉकआउट नॉट इन द सेंस इन रेसलिंग पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन डेफिनेटली जब किसी को मात देंगे, ठीक है, और वहां पे जरियाब नारा लगा रहे हो कितना अच्छा लगेगा ना। थम्स अप शुए, एग्जैक्टली। तो अच्छा, आप क्या बैनर लेकर आएंगी वहां पे? कोई बैनर बताएं ना जो आपने प्ले कार्ड उठाया हो। चलो अच्छा, ठीक है, जरा राय सोचें। तैमूर, हाँ। हाँ, स्पोर्ट्स मिनिस्टर राय तैमूर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सर थैंक यू वेरी मच सर, जबरदस्त ये खबर है। और Exactly. हम अब देखेंगे कि किस तरह से फुटबॉल का टैलेंट पंजाब का हमारे सामने आएगा। थोड़ा प्लान शेयर करें सर। 15 से 22 तक तो हमने बता दिया कि रजिस्ट्रेशन होगी, एक्सपेक्टेशंस क्या है और किस किस लेवल से हमें अब टैलेंट नजर आएगा? यानी क्या स्कूल कॉलेजेस को आपने एंगेज किया है इसमें? जी हेलो, नहीं इसमें जी सिर्फ हमारा स्कूल कॉलेजेस तक नहीं है, ये पूरे पंजाब से कोई भी रजिस्टर करवा सकता है। और इन तमाम बच्चों के एक तो हमने डेट एक्सटेंड कर दी है क्योंकि माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा था। अच्छा, तो मैंने इनको कहा कि थोड़ी सी डेट एक्सटेंड कितनी करें क्योंकि extend हुई है पहली सर? दफा अभी ये 1 तक हो गई है, अच्छा 1 जनवरी तक हो गई है। 1 जनवरी तक। जबरदस्त। तो इसमें ये अंडर 23 है और कोई भी किसी जगह से भी अप्लाई कर सकता है। वो तमाम बच्चों को हम इधर अपने पास लेके आएंगे लाहौर, जितने 1000 बच्चे भी बनेंगे अभी, क्योंकि दे अराउंड अबाउट अभी 3,500-4 हजार बच्चा रजिस्टर्ड कर चुका है। अच्छा तैमूर साहब, जरा ये वो भी सब बताइए। बदल- अच्छा, मुझे लगा शायद आप गुफ्तगू करते हुए रुक गए, लेकिन सवाल है खता कलामी की माजरत। ये बताइएगा, इसमें आपने इंसेंटिव भी रखा है, वज़ाइफ भी दिए जाएंगे जो बच्चे हैं उन्हें माहाना, किस रकम का इंतखाब किया गया है? देखिए इसमें तमाम बच्चों के लिए वज़ाइफ नहीं होंगे। हमारी पहले यहाँ पे स्क्रूटनी होगी, उसके बाद हम पूरे पंजाब की 9 टीम्स बनाएंगे, फिर वो 9 टीम्स आपस में मुकाबला करेंगी और जो एक टीम जीतेगी उसको ड्रीम टीम हम कहेंगे, वाह। ड्रीम टीम। और वो जो ड्रीम टीम है उसको पूरा साल का जो है वो साथ हम उसको स्टाइपेंड देंगे जबरदस्त। ठीक है, और उसके बाद उनकी कोचिंग और ट्रेनिंग का भी इंतजाम हम वाह। करेंगे। जबरदस्त सर, वक्त थोड़ा सा कम था वरना इस पे मैं और भी आपसे गुफ्तगू करता कि ट्रेनिंग का क्या मैकेनिज्म होगा, बट एनीवेज थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे कि एक तो ये कि टाइम बढ़ा दिया गया है और अब 1 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद टीम्स के आपस का मुकाबला, फिर ड्रीम टीम का उभर के सामने आना, फिर उसको वज़ाइफ मिलना, उसकी ट्रेनिंग होना। ये ज़बरदस्त प्रोसेस है जिस पर हम आगे आने वाले शोज में भी आपसे डिस्कस करेंगे। अब न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, स्टे ट्यून। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं कि देखिए जरा कितने सारे पेपर्स हैं मेरे हाथ में, बट एनीवेज मुझे याद ही नहीं रहा कि हम लोग ब्रेक से कब वापस आ रहे हैं। ब्रेक आपको हमेशा पता है ना हम क्यों देते हैं, अंडे पराठे खाएं, जाके चाय रस खाएं। वैसे मैं भी आज रस लेकर आई हुई थी क्योंकि मैंने कल रात से कुछ खाया हुआ नहीं था, तो मैंने सोचा कि वो खा लिया जाए, लेकिन वो खाने का हमें मौका मिला नहीं। मैं मलाई ले आता हूं ताकि रस मलाई खा लें। हाय वैसे मुझे बहुत पसंद है नहीं, शेफ, रस आपके पास है, मलाई मैं ले आऊंगा ना, अगर ऐसा पॉसिबल है तो ले। क्या वैसे बात? आपको पसंद है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अच्छा अभी भी एक टाइम था, मैं तो बहुत ज्यादा अपने जो स्कूल से वो स्कूल के लिए जो आप लंच लेके जाते हैं ना,
एक मीठा पराठा मैं बड़ा ये शौक से 2-4 साल लेके पुरानी जाती बात थी। कर रही हैं? हाँ, ये बस 2-4 साल पुरानी बात, ठीक है ना, मुझे नहीं पता था। अच्छा कि मेरा वैसे फेवरेट लंच मीठा पराठा होता था। तुम्हारा फेवरेट लंच क्या था? बर्गर। हैं? मैं तब भी बर्गर खाता था। शुएब, तुम्हें देख के लगता है कि तुम बर्गर खाते थे? एक्सक्यूज मी, कल मेरी बेगम ने मुझे यही कहा, जितना मैं खाती हूँ उतना ही आप खाते हैं, आपको लगता क्यों नहीं और है? हमें हवा तक लग जाती है। क्योंकि हम मेहनत करते हैं। नहीं क्योंकि तो हम क्या खाने करते के हैं? बाद एक्सरसाइज बस कर दो शुएब, इतना झूठ अच्छा नहीं होता। चलो बताओ, Exertion में- Who is with us? Who is with अच्छा us यस, today? ओके जी, हम जो एक्सरसाइज की बात करें तो डांस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। अगर आप करते हैं डांस, और डांस के साथ आपका बड़ा अच्छा हाँ, जुम्बा डांस क्लासेस, उससे जुम्बा बड़ी क्लास, अच्छी है। अदरवाइज भी डांसेस, भंगड़ा आप करते हैं 2 घंटे, आपका अच्छी खासी मैं कहूँगा फैट लॉस हो जाएगा। मैं डांस की बात क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज टुडे वी हैव अ वेरी वंडरफुल पर्सनालिटी विद अस। कोरियोग्राफर भी हैं, आरजे भी हैं, लेकिन इसके अलावा क्या कुछ है वो भी थोड़ा सा बताओ। तवील फहरिस्त है। एक तवील फहरिस्त है। एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डबल मास्टर्स हैं, पीएचडी वो कर रहे हैं, यानी बहुत कुछ करते चले जा रहे हैं। लेकिन मैं सोच रहा था कि जरा हम कोरियोग्राफी पे आज जरा फोकस करते हैं। जिशान आरिफ साहब साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। कैसे हैं जबरदस्त। आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ये वॉच बहुत प्यारा है वैसे। थैंक यू सो मच। जाते हुए दे जाइएगा। जरूर जरूर, इट्स ऑल योर्स। अच्छा, जस्ट किडिंग। ये बताएं कि ज्यादा दिल से करीब क्या चीज है? ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए वो, आरजे, कोरियोग्राफी, व्हाट? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मुझे लगता है आपने बहुत, वो जैसे कहते हैं ना, समंदर को कूजे में बंद कर लिया। मैं हमेशा ऐसे करता हूँ। मुझे लगता है आजकल के मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट जो होते हैं ना, जैसे टीवी पे एड्स बन रहे होते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, उसकी एक एग्जांपल देना चाहूँगा। एक एड मैंने टीवी में देखा था बहुत साल पहले, शायद आप लोगों को याद हो। एक एड में, टीवी में एक लड़की कहती है कि एक ही तो लाइफ है, सब करूँगी। तो वही बात है, एक ही तो लाइफ है, सब करूंगा। सब करूँगा। तो वो मुझे किसी चीज को प्रायोरिटी नहीं देनी, मुझे किसी एक चीज की वजह से किसी दूसरे को बैकफुट पे नहीं करना, क्योंकि क्योंकि मुझे वो करना है। एट टाइम्स पीपल आस्क मी हाउ डू यू मैनेज टाइम, आप ये सब कैसे करते हैं और कैसे टाइम निकाल पाते हैं? डेफिनेटली फैमिली के टाइम की कॉस्ट पे होता है, तो फैमिली सपोर्टिव ना हो तो ये हो ही नहीं सकता है। ठीक। सो बेगम, बच्चे, पेरेंट्स सब सपोर्ट करते हैं तो ही मैं सब कुछ कर पाता हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम आप जितना उनको सेटिस्फाई कर सकें, अगर आप पढ़ाई अच्छी कर पाएँ, अगर आप करियर बिल्ड कर लें, अच्छी जगह पे काम करते हो, फिर आप साथ साथ अपनी हॉबीज और अपने पैशन को, पैशन इज द राइट वर्ड, हॉबी हल्का वर्ड है, पैशन इज द राइट वर्ड, फिर आप पैशन को परस्यू करें। फिर कोई घर पे रोक टोक कर नहीं सकता, क्योंकि आपने उनको चाहिए बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छी जगह पर नौकरी करे, वो करके आपने उनको दिखा दिया, वो आपने फुलफिल कर लिया, अचीव कर लिया। तो उसके बाद फिर आप अपने पैशन को परस्यू करते हैं। बातें करने का बहुत शौक है, इसलिए इस तरह मैं आरजे बन गया। अब इट्स बीन अराउंड 7.5 बड़े बतूने years। होते हैं ना आरजे, खामोश आरजे का काम चल भी नहीं काम सकता। चल भी नहीं सकता, एग्जैक्टली। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब सबसे पहली दफा मैं ऑडिशन देने गया था, तो आई वाज, मुझे जब कॉल आई कि आप आ जाएं फाइनली ऑडिशन के लिए, उस वक्त मैं 6 महीने हो चुके थे सिर्फ ऑडिशन मांग रहा था। अच्छा। कि मुझे बुला ले, मुझे बुला ले, मुझे बुला तो लें, सुन तो लें। और वो भी लोग बोलते थे, कजन्स, फ्रेंड्स वगैरह, तुम आरजे क्यों नहीं बनते हो? सो आई जस्ट ऑलवेज थॉट के जाना चाहिए, अब करते हैं। तो वो बुला ही नहीं रहा था कोई, और मैंने बस ऐसी एक चैनल पकड़ के उसको स्टिक किया कि इधर ही जाता हूँ, चलो किसी एक को पकड़ूं बजाय इसके कि मैं रैंडम चैनल पे जाऊँ। और फाइनली एक दिन उन्होंने जब मुझे कहा कि चलें आए आप ऑडिशन देने के लिए, तो वो 15-20 मिनट का रास्ता, मैं रास्ते में सोच रहा था कि प्रॉबेबली वो कहेंगे कि शो स्टार्ट करो, चलो शो एंड करो, चलो बीच में ब्रेक पे जाना है, अब कोई एकदम से न्यूज आ गई है, वो न्यूज भी ब्रेक करनी है, तो आप अपने फ्लो में से तोड़ के बीच में दूसरी बात। मैं इस चीज की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन वहां जाके ये इंट्रो देते उन्होंने कहा चले आपका मंडे से शो है। वो ऑडिशन का वक्त नहीं आया, वो कि मैं जाऊं किसी माइक पे बैठूं, कोई रिकॉर्डिंग हो या कोई लाइव सुने, फिर उसमें मुझे कोई डूज एंड डोंट्स बताए। और मंडे में 1-2 दिन थे सिर्फ, वीकेंड के फौरन बाद, और मुझे था कि शायद कोई ट्रेनिंग होगी, वो पैनल कैसे चलाएंगे, कोई सिखाएगा, लेकिन खैर when there is a will there is a way, 2 मिनट में समझ आ जाती है। ये भी बताइए, एक जो आरजे है वो पैनल खुद ऑपरेट कर रहा होता है? बिल्कुल 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 खुद ऑपरेट कर रहा होता है। जब आप डिफरेंट गेस्ट बुला रहे होते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट माइक्स को भी खुद ऑपरेट कर रहा होता है। जिस सिस्टम से म्यूजिक चल रहा होता है उसकी भी बड़ी मल्टीटास्किंग हो रही होती है, बड़ी मल्टीटास्किंग हो रही होती है। लेकिन वो देखिए, अगर कोई और आपको कहेगा ना ये कर दो, अगर वो नौकरी होगी तो उसमें ब्लेंडर्स होंगे, गलतियां हो जाएंगी, मजा नहीं आएगा। मैं शुएब को भी इस चीज का क्रेडिट देती हूँ। शुएब इज अ वेरी काइंड एंड जेंटल होस्ट। कभी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ अगर गेस्ट आ जाए और स्टेज की तरफ कोई आने के लिए मतलब लेट हो जाए, कुछ हो जाए, शुएब खुद या तो टेबल साइड पर कर देते हैं, कप उठा कर रख देते हैं। सो इज अ वेरी काइंड होस्ट बाय ऑल मींस। अच्छा, इसमें आपने जब कहा ना कि आरजे सिर्फ बतूना होना ही मैटर नहीं करता, बिल्कुल आईक्यू लेवल बड़ा मैटर करता है, जिसमें आपका पहला वाला पॉइंट में डालूंगी कि पढ़ोगे लिखोगे तभी तो इस तरह के कामों को आप कर सकोगे। कुछ बहुत अच्छे अच्छे आरजेस मैंने देखे जिनको बहुत अरसा मैंने सुना और फिर सुनना छोड़ दिया, और फिर बाद में जब आप खुद आरजे बनते हैं तो बहुत सारे लोगों से दोस्ती होती है। एज अ पर्सन अच्छे होते हैं, इसकी दोस्ती होती है, लेकिन एज एन आरजे वो इतने अच्छे नहीं होते।
आई फाइंड सो मेनी पीपल जो शो पे जाते हैं एंड देर जस्ट कॉन्स्टेंटली रीडिंग मैसेजेस पढ़े, उनके जवाब दिए, मैसेजेस पढ़े, आप क्या कंटेंट लेकर आए हैं? मैसेज तो सुनने वाले ने कर ही दिया है, उनको शामिल करना जरूरी है। So they are doing for the sake of doing that. हाँ एग्जैक्टली, उस ऊपर चलता है कि आज वाला प्रोग्राम ना प्रिपेयर्ड नहीं है। अच्छा। तो वो जब मैंने शुरू किया तो आई वांटेड टू टॉक अबाउट स्टफ जो मैंने सुना नहीं था, लेकिन देखा तो है, इंटरनेट हम सब लोग यूज करते हैं, लेकिन मैंने बहुत जगहों पे देखी बहुत सारी चीजें, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है उनके बारे में। तो मुझे लगता है जो मेरा सबसे पहला शो था, सबसे पहला शो मेरा जिंदगी का, इट वाज अबाउट सुपरस्टिशंस। आज कहते हैं काली बिल्ली रास्ता ना काटे, Superstitious, हाँ, तो या कैंची फालतू नहीं चलाएं, या चारपाई ऐसे नहीं खड़ी करें, कुर्सी ऐसी नहीं रखें, इधर नहीं बैठो बेड के साथ, वगैरह वगैरह। ये सारी सुपरस्टिशंस हमने जो बचपन से सुनी है, ये पाकिस्तान की सुपरस्टिशंस हैं। जापान में इन चीजों की प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, वहाँ पे किसी और चीज की प्रॉब्लम है, और सुपरस्टिशंस हैं। हाँ, तो हम there are superstitions everywhere. बिल्कुल एवरीवेयर, और इंडिया की चीजें अलग हैं, मांगलिक वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो बहुत सारी चीजें जब आप थोड़ी सर्च करते हैं, ना सिर्फ एक प्रोग्राम के लिए कंटेंट निकला था, मजा आता है, आप खुद से जान पाते हैं। बहुत सीरियल किलर्स के ऊपर मैंने शोज किए, मैंने मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के ऊपर शो किए। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के ऊपर हम लोग मूवीज तो देख ही लेते हैं, और इस पे बात बहुत कम होती है। हाँ, कम होती है, लेकिन गूगल करें 1000 इतनी सारी इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये चीज हम लोगों से भी, हमारे बहुत सारे गेस्ट है, जब हम उनसे कुछ सवाल कर रहे होते हैं ना, उनने का मतलब ब्रेक पर जाने के बाद वो हमसे कहते हैं आप लोग ऐसे घरेलू टोटकों वाले सवाल पूछ रहे होते हैं। हमने कहा क्योंकि ऑडियंस का सवाल ये है, अगर हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना शुरू कर देंगे, किसी को कुछ समझ नहीं आएगी, ठीक है? क्योंकि हमारी टारगेटेड ऑडियंस ना सिर्फ एक पढ़ा लिखा तबका है, वो खवातीन भी हैं जो गांव और देहातों में रहती हैं। बिल्कुल, बट मे बी हम लोगों को किसी नए एस्पेक्ट को, किसी नए कॉन्सेप्ट को थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में उनको एजुकेट करने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको मैं बताऊं, मूवीज में हम देखते हैं फलाने किसी विलन में या किसी हीरो में 2-3 पर्सनालिटीज होती है ना, तो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बनता है। जब मैंने मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ऊपर शो किया, आई लर्नड कि दुनिया में कोई एक ऐसा भी बंदा था जिसके अंदर 78 पर्सनालिटीज थी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था उस डॉक्टर ने 78 को डिफरेंशिएट कैसे किया। मतलब कोई झूठ बोलता तो सब झूठ बोल लेते हैं, वो फर्क कैसे हुए, पढ़े नहीं आप? तो वो इस तरह के प्रोग्राम्स करने में मुझे बहुत मजा आता है। वर्ल्ड की बहुत महंगी परफ्यूम्स, उनके बारे में पूरा शो, और बहुत सारी ऐसी जगहें जो बहुत देखने से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उनको टूरिस्ट डेस्टिनेशंस नहीं बनाते हैं। आजकल हम देख रहे हैं फेसबुक पे नजर आ रही होती चीजें, बड़ी दुनिया टर्की जा रही है, बड़ी दुनिया इजिप्ट जा रही है, और बड़ी दुनिया पाकिस्तान भी आ रही है। हाँ, बड़ी दुनिया पाकिस्तान में आ रही है। नहीं, अब तो माशाल्लाह नॉर्दर्न एरियाज पे इतने सारे टूर्स जा रहे हैं कि बहुत सारी जगहों की फोटोग्राफी नजर आ जाती है, तो पता चल जाता है क्या कुछ है, कहाँ पे है। बट इवन अराउंड द ग्लोब बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो थोड़ी अंडररेटेड है, बहुत मजेदार है, लेकिन लोग इतने जान नहीं रहे। तो मैंने खुद भी कुछ थोड़ा सा ट्रैवल किया, चुन के ऐसी चीजों को ही ट्रैवल किया। कंटेंट की बात करते हैं, जब मैं गया एक दफा, मुझे मौका मिला 2016 में यूरोप जाने का। आई वेंट टू 6 countries and 13 cities in 16 days. Right. So, आके 2 महीने मैं उनके बारे में बात करता, मेरी प्रोड्यूसर ने मुझे कहा बस कर दे, सबको पता चल गया था वर्ल्ड टूर में निकला नहीं, ये होता है, लेकिन इट वाज सो, आप हाँ कुछ ऐसा काम करके आए किसी से होके, फिर आप यू कीप टॉकिंग अबाउट दैट थिंग, लेकिन इससे पहले कि आप अपनी गुफ्तगू को ब्रेक ना लगाएं और मैं आपके ब्रेक डांस की बात ना करूं, तो प्लीज ऐसे ना करें मेरे साथ, मुझे भी मौका दे दें। जरा कोरियोग्राफी पे आ जाते हैं, आज से जरा निकलते हैं बाहर, इस पर्सनैलिटी को जरा एक्सप्लेन करें। इज दिस योर पैशन, डांस सिखाना? बिल्कुल, डेफिनेटली करने का भी शौक है, बट सिखाने में जो मजा आता है ना, वो मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। क्या वाकई लोग सीख रहे हैं, रुझान है, या कि लोग कहते हैं नहीं डांस नहीं सीखना अभी तक, वो एक बात है? यस, बिल्कुल सीख रहे हैं। कुछ जो लोग हमें कांटेक्ट करते हैं उनमें से बहुत छोटा चंक है जो शादियों के लिए सीखते हैं, कि कजन की शादी है, भाई की शादी है, बहन की शादी। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए आते हैं कि उन्हें फिटनेस के लिए करना है, ठीक है, या वजन कम करने के लिए डांस सीखने आते हैं, वजन कम करने के लिए, डेली एक्टिविटी के लिए, आपका डेली कोई कैलोरीज बर्न हो, इसके लिए भी आते हैं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं कि उन्हें शाम में कोई एक्टिविटी चाहिए, एंड जिम उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, ठीक है, जिम में वही मशीनें रोज करनी है, वही मशीनें रोज करनी है, सो वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं है। हमारी क्लासेस जब होती हैं ट्वाइस अ वीक होती हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि कोई सॉन्ग किसी दूसरी क्लास में रिपीट ना करें। अच्छा। मेरी बेगम को इत्तेफाक था एक दफा जाने का, उसने कोई जुम्बा क्लासेस ज्वाइन की हमारे घर के पास एक जिम में, और वो शायद 1 महीने का कि 2 महीने की उसने रजिस्ट्रेशन की, तो 4 से 8 दिन गुजर गए। तो उसने एक दफा मुझे बताया कि आज ना मेरी बड़ी तारीफ हुई। मैंने कहा अच्छा, आप जितना अच्छा फ्लेक्सिबल होकर कर रहे होते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हो, तो आपको इंस्ट्रक्टर तारीफ कर देता है। तो मैंने कहा कि किस बात की तारीफ हुई? कहती है आज वो इंस्ट्रक्टर जो थी ना, उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी, तो उसने कहा था आप जरा आगे आके करें, आपको आता है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा पहले से कैसे आता था तुम्हें?
तो उसने कहा कि वो कर रहे हैं ना, हम 8 दिन से कर रहे हैं। तो मैंने कहा 8 दिन से एक ही चीज कर रहे हैं, हाँ। आर्ट यू बोर्ड ऑलरेडी? मतलब और आगे भी तो महीना यही करना है, इट्स द सेम म्यूजिक, इट्स द सेम स्टेप्स, इट्स द सेम तरतीब, मजा ही नहीं मैं तो आएगा। बोर हो जाऊं। बोर भी हो जाएंगे आप फिर, और आपकी सिर्फ एक ही सर्टेन लेवल पर जो आपका मसल है वो उसी उसमें एक्टिवेट होगा, अदर तरीके अदर पॉइंट ऑफ व्यू वो नहीं होगा। बिल्कुल। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरा आपके लिए, क्योंकि आप मुझे ये बताएं कि कितनी किस्म के जो डांस है वो आप सिखाते हैं, और दूसरा ये कि आप कह रहे थे कि भंगड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जब हम ब्रेक में बात कर रहे थे, ऐसे कौन से 3 से 4 स्टेप्स हैं जो कि आप कहते हैं कि ये हर पाकिस्तानी को आते हैं और यार ये भंगड़ा नहीं है? जब हम शादियों में जाते हैं, एक्चुअली वैसे इससे पहले मैं कोई ऑफेंड हो जाए, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए डांस इज एन आर्ट, इट्स नॉट साइंस। उसके कोई रूल्स नहीं है, आपका इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, डांस में कोई न्यूटन दिल नहीं कर रहा है। है, आज आपका छलांगे मारने का दिल कर रहा है, तो वही उस दिन का डांस है। अच्छा। ठीक है। बट ये कि जब शादियों पे बहुत सारे लोग दूल्हे के आसपास कर रहे होते हैं ना, लाइक यूं कर रहे होते हैं या ऐसे से कर रहे होते हैं या एक टांग ऐसे उठा रहे होते हैं, तो मतलब इसको बोल सकते हैं डांस, बट आई पर्सनली मैं इस चीज को भंगड़ा नहीं मानता। ये भंगड़ा नहीं है, ये भंगड़ा है, हाँ कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट, अच्छा, बिल्कुल है, okay. बिल्कुल यानी है। इनको आता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो लोग कर रहे होते हैं ना, दे जंपिंग एंड दे जस्ट डूइंग दिस, एक टांग उठाकर, हाँ, एक टांग and उठाकर I feel especially। ये भंगड़ा नहीं है। भंगड़ा क्या हैज अ है? लॉट मोर टू ऑफर। बहुत हम जो अपनी क्लासेस कराते हैं उसमें हम लोग भंगड़ा सिखाते हैं, हम लोग बॉलीवुड सिखाते हैं, हम लोग हिप हॉप भी करते हैं, हम लोग जुम्बा भी करते हैं, ठीक है। पर हर एक क्लास में एक चीज, हाँ, एक क्लास में नहीं, एक क्लास में भंगड़ा सीख लिया भंगड़ा में 100,000 स्टेप्स नहीं, बट होंगे। एक क्लास में कुछ सीख लिया, हाँ, इतना कुछ सीख सीख लिया लिया। कि एक शादी निपटा दी। एक क्लास में एक गाना सीख लिया, वो एक गाना शादी सीख लिया? निपटाने, हाँ एक क्लास में एक गाना सीख लिया, वो एक शादी निपटाने के लिए कम होगा, एक शादी निपटाने के लिए 4 गाने आने चाहिए आपको। नहीं, आप उन शादी की बात करें जहाँ पे एक बंदे ने 4 गाना पे डांस करे, हमारी तरफ एक भी कर लो तो बहुत अच्छा, है। सबसे ज्यादा किस पाकिस्तानी किस शादी के गाने की डिमांड आई आपके पास कि इस पे सिखा दें हमें? पाकिस्तानी मूवीज कुछ रिसेंटली, अभी खैर कोविड शक्कर भंडार है तो नहीं था। लेकिन उससे पहले 2-3 मूवीज के गाने बहुत अच्छे चले। छलावा की बहुत ज्यादा डिमांड भी आई, छलावा हमने किया भी, छलावा की वीडियोस जो हमने लगाई उन पे व्यूज भी बहुत अच्छे आए। देन अबरारुल हक का गाना आया चमकीली, वो बहुत अच्छा चला। देयर वाज अनदर हाय दिल बेचारा, बहुत अच्छा चले। तो पाकिस्तानी गाने बीच में काफी मजेदार भी आ रहे हैं। अच्छा, हाय दिल बेचारा पे मैंने भी किया हुआ। अच्छा, वेरी नाइस। तो बहुत अच्छे गाने किस दिन फिर आप बता रही हैं हमें यार? ये बातें हम शो के बाद करेंगे शायद। अच्छा, ओके। तो दिस इज हाउ इट्स लाइक। मतलब शुरू से तो इट वाज ओनली कोरियोग्राफिंग ऑन कजन्स की शादी या फ्रेंड्स की शादी पे, बट देन पीपल स्टार्टेड आस्किंग मी कि तुम इसको प्रोफेशनली लेके आप चलो। सिखा रहे हैं तो किस दिन सिखाते हैं और कहाँ सिखाते हैं? हम लोग इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में क्लासेस लेते हैं, ट्वाइस अ वीक होती है, मंडेज एंड सैटरडेज, 1 घंटे की शाम को। व्हेन पीपल आस्क अस के कम है, 6 दिन क्यों नहीं करते, 5 दिन क्यों नहीं करते, क्योंकि वो लोग जो एक्टिविटी चाहते हैं वो फिर चाहते हैं कि रोज हो, 2 दिन उन्हें कम लगता है। लेकिन अगर तो ये जिम की कोई एक्सरसाइज होती जो उन्होंने 1 दिन किया और अगले दिन आके उन्होंने वही करनी है, उन्होंने पता है कि वो कैसे करनी है, तो फिर इट्स फाइन। लेकिन जब हम करते हैं तो हमें होता है कि जो सिखाया वो अगले को थोड़ा याद भी रहे। हर क्लास के स्टार्ट में हम 5 मिनट का एक थोड़ा वार्म अप सेशन करते हैं, जिसमें पिछली क्लासेस के 2-3-4 गाने लगा लेते हैं, उन पे वो एक तरह से रिवाइज भी हो जाता है, एंड देन वी प्रोसीड विद द सबक रिवाइज कर लिया पहले, और फिर अगला सबक याद किया। कितने घंटे की क्लास होती है? 1 घंटे की क्लास होती है। 1 घंटे इस पे भी लोगों को इतराज होता है कि 2 घंटे की क्यों नहीं होती, 1 घंटा कम नहीं है। वो 1 घंटा सही से सीखना, बाय द एंड ऑफ द सेशन, बाय द एंड ऑफ द क्लास यू आर स्वेटिंग लाइक एनीथिंग। मुझे तो वैसे सबसे ज्यादा पसीना आता है तो आई एम स्वेटिंग लाइक एनीथिंग। लेकिन वो अच्छा, वक्त बहुत मुख्तसर है, लेकिन इसे हम तो डेली अपने व्यूअर्स को कुछ ना कुछ सीख दे के जाते हैं। आपसे मैं चाहती हूँ हमारी यूथ जिसका पैशन ये जरूर है लेकिन पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देती, उनके लिए क्या मैसेज? क्योंकि आपके साथ बहुत कुछ जुड़ा है, आप माशाल्लाह पढ़ाई में भी माशाल्लाह। हाँ, एग्जैक्टली, बहुत कुछ शुएब ने बताया। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप कुछ भी करना चाहेंगे, प्रॉब्ली आपको घर से थोड़ी रोक टोक मिलेगी, खासतौर पे अगर आप किसी पैशन को प्रोफेशन बनाना चाहेंगे। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि अकाउंटेंसी या डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना किसी का पैशन है, तो वो मुझे समझ में नहीं आता। इंजीनियर बनना पैशन नहीं होता, पैशन वाली चीजें कुछ और होती हैं। लेकिन अपने पैशन को परस्यू करने से पहले अगर आप अच्छी पढ़ाई करके अपने पेरेंट्स को दे दें कि अच्छी पढ़ाई कर ली, अच्छी डिग्रीज ले ली, और सिर्फ डिग्रीज में वो कहते हैं ना टोटल का काम किया, वो नहीं, अच्छे ग्रेड्स के साथ की, उसके बाद आपका जो भी फिर पैशन उसके बाद आपका जो भी पैशन है वो आपको परस्यू करने में फिर पेरेंट्स भी रोकेंगे नहीं। फिर पेरेंट्स बिल्कुल ठीक है। शान साहब, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह आपकी क्लास लेने हम लोग भी आ रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। KASB K Trade लाया
इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस गेटट्रेड ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASP गेटट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। तुम भी ऐड कर देना। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्लास्टिक वेस्ट की बात करते हैं। पाकिस्तान में जब हम प्लास्टिक वेस्ट के स्टैट्स देखते हैं तो उसके मुताबिक 250 मिलियन टन कचरा डेली प्रोड्यूस होता है और इसमें हम देखते हैं कि जो बॉटल्स हैं वो शामिल हैं और हर साल 3.3 मिलियन टन प्लास्टिक ज़ाया किया जाता है। अभी जो प्लास्टिक हम एनवायरनमेंट का हिस्सा बनाते चले जा रहे हैं, इससे हमारी हेल्थ कितनी मुतासर होती है, क्योंकि अब सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट जो है वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं कर रहा, बल्कि जो माइक्रो प्लास्टिक है बल्कि नैनो प्लास्टिक हैं हम वो इनहेल भी करते हैं। इस प्लास्टिक को कैसे आपने अब इस तरह इस्तेमाल करना है कि वो वेस्ट इस्तेमाल हो बल्कि पैसे भी आए, तो उसके लिए कुछ मशीन्स हम इंटरनेशनल देखते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान में भी उन मशीन्स पर काम, और मैं बात रिवर्स वेंडिंग मशीन की कर रहा हूं। बल्कि आपको याद होगा जरिए इस तरह की इस मशीन्स का बिल्कुल एग्जैक्टली। और इस पे ये भी है कि आपने देखा होगा रिसेंटली इसी साल जुलाई में मलिक अमीन असलम साहब ने भी इस्लामाबाद में इसी किस्म की एक मशीन का इफ्तिताह किया था कि आप जो अपनी प्लास्टिक की बॉटल है वो उस मशीन में डालें और फिर उसके एवज आपको पैसे मिलेंगे। एग्जैक्टली। तो ये जो मशीन है इस पर हम आज बात करते हैं, जो इस्लामाबाद में जिसका जरिए आपने जिक्र किया, इफ्तिताह किया, लेकिन अब ऐसी बहुत सी मशीन्स बनाई जा रही हैं और कराची के मुख्तलिफ मकामात पर लगाई जाएंगी। तो कराची के शहरी वहां जाएंगे, बोतलें डालेंगे और पैसे उनको मिलेंगे। तो ये बड़ी अच्छा एक इंसेंटिव सा है। अब उसको एक मुझे कैंटीन और कॉलेज का जमाना याद आ रहा है। अच्छा, और दूसरा ये जरिए आपके एक तो प्लास्टिक वेस्ट को की आगाही हो जाएगी और दूसरा ये कि इंसेंटिव जब मिलेगा ना, क्योंकि अब एप्लीकेशन भी अटैच हो रही है। हमें इस टॉपिक पर ज्वाइन किए डॉक्टर मोहम्मद खुरम साहब, डायरेक्टर है नेशनल सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस NED यूनिवर्सिटी कराची। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सर, सबसे पहले प्लीज डिफरेंशिएट कीजिएगा, जो जरिए आपने भी जिक्र किया कि रिवर्स वेंडिंग मशीन जिसका इफ्तिताह मलिक अमीन असलम साहब ने इस्लामाबाद में किया, अब आप लोग जिस मशीन पर काम करें, जो आप बहुत सारी मशीन्स बनाएंगे और वहां पर लगाएंगे कराची में, क्या डिफरेंस है? देखें, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो आपके चैनल का भी शुक्रिया और शेख साहब आपने भी मुझे कांटेक्ट किया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं आपको ये रिवर्स वेंडिंग मशीन का जो कॉन्सेप्ट है जो हम के चल रहे हैं, ये एक बहुत ही एक समझें रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम आम आवाम को ये अवेयरनेस देना चाह रहे हैं कि वो अपना किरदार अदा करें प्लास्टिक बॉटल्स की रिसाइकलिंग और कलेक्शन में। क्योंकि जैसे आपने अभी बताया प्रोग्राम के शुरू में कि प्लास्टिक कितना हमारे लिए हैजर्डस है और कितना नुकसानदेह है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, और सारी दुनिया में इस तरफ काम हो रहा है। तो व्हाई नॉट कि हम पाकिस्तान के काम को लेके आएँ और पब्लिक डोमेन में लेके आएँ। अवाम का इसमें एक भरपूर किरदार होना चाहिए। तो हमने एक पूरा एक फ्रेमवर्क डिजाइन किया है, जिसमें सिर्फ ये एक मशीन नहीं है बल्कि इसकी पूरी एक डाटा कलेक्शन है। इसमें हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन हमने मुतारिफ करा रहे हैं, जिसमें जो आम यूजर है वो जब बॉटल्स सबमिट करेगा, अब ये मशीन हम डिप्लॉय करना चाह रहे हैं 100,000 इलाकों में, मुख्तलिफ जगह पर, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, कैंटीन्स में, शॉपिंग मॉल्स में, ताकि जब हम चाहते हैं कि जो लोग बॉटल सबमिट कर रहे हैं उनका भी एक रिकॉर्ड मेंटेन रहे, ताकि वो अपने
जो पॉइंट्स हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, या इसको मॉनेटरी बेनिफिट उसमें से हासिल कर सकें कि एक बोतल अगर कोई 10 बोतलें जमा कराता है तो उसको कोई मोबाइल क्रेडिट मिल जाए, उसको कोई डिस्काउंट मिल जाए किसी आउटलेट पे। तो इसका पूरा एक बेस्ड फ्रेमवर्क हम बना रहे हैं, जिसके अंदर एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो यूजर या जो आवाम के पास होगी उनके मोबाइल फोन्स में, और वो ये देख सकेंगे कि उनका क्या किरदार रहा इस प्लास्टिक की रिसाइकलिंग में। सारी दुनिया में इस तरफ काम हो रहा है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप देखें जो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट सिटी, जैसे मैं खुद स्मार्ट सिटी लैब जो NED में है, NCAI का पार्ट उसको हेड करता हूँ। ये हमारी टीम की पूरी काविश है, जिसमें हम कुछ फॉरेन कोलैबोरेटर्स हैं, हमारे कुछ जर्मन पार्टनर्स हैं जो इस प्रोजेक्ट में हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और उनकी हेल्प के साथ हम इस मशीन को पूरे पाकिस्तान में डिप्लॉय करना चाहते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम कि हम कराची से स्टार्ट लें, हम मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल से बात कर रहे हैं, हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ इन टच हैं, और ये मशीन हमने मार्च में NED यूनिवर्सिटी में डिप्लॉय की थी, इसका फर्स्ट वर्जन जो थोड़ा साइज में बड़ा था, और उसके बाद फिर हमने जो है जो हमें फीडबैक्स मिले इंडस्ट्री से, एकेडमिया से, रिसर्चर्स से, तो फिर हमने इस मशीन का साइज छोटा किया, एक मोबाइल ऐप बनाई। बहुत सी और एडवांटेजेस हैं इसके। फॉर एग्जांपल, इसमें जो आप LCD एक देख रहे हैं इस मशीन के सामने, ये एक इंफॉर्मेशन आवाम तक पहुंचाने का जरिया भी बन सकती है। इसके ऊपर मुख्तलिफ एड्स और प्रमोशन चलाए जा सकते हैं, लोगों को अवेयर किया जा सकता है। तो ये एक समझें एक मल्टी डायमेंशनल मशीन है, अपार्ट फ्रॉम व्हाट जो आप बात कर रहे थे कि जून जुलाई में जो एक मशीन इनॉग्रेट हुई थी इस्लामाबाद, उसके अंदर ये सब जो एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन नहीं था, वो एक कलेक्शन के लिए मशीन थी, बट दैट वाज नॉट दैट कॉम्प्रिहेंसिव। सो जबकि हमने एक मुकम्मल सोल्यूशन इसमें लेके आए हैं, जिसमें एक मशीन है, प्लास्टिक कलेक्शन मैकेनिज्म है, और साथ में एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि आवाम को इंफॉर्मेशन पहुंचा भी सकती है और आवाम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी कर सकती है। ठीक है सर, एक बात प्लीज और बताइएगा, जो मशीन्स आप डिप्लॉय करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम कराची, और आपका पूरा प्लान है कि पूरे मुल्क में मशीन्स डिप्लॉय करें, रेस्टोरेंट्स में भी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में, कैंटीन्स के पास भी, लेकिन जो प्लास्टिक की बॉटल डाली जाएगी वो ठीक है, रिवॉर्ड वाली बात तो अपनी जगह, वो प्लास्टिक कहाँ जाएगा? देखें, प्लास्टिक बॉटल्स जो हैं, जो फूड ग्रेड प्लास्टिक बॉटल्स हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स की हैं, पानी की बॉटल्स हैं, तो ये रिसाइकिल होती हैं, लेकिन इसका एक कलेक्शन मैकेनिज्म नहीं है, यानी इसका एक मजबूत कलेक्शन मैकेनिज्म नहीं है जो कि एफिशिएंट हो, जो कि एक फास्ट हो, और जो बॉटल्स की जो एक क्वालिटी है उसको बरकरार रख सके। क्योंकि जब एक जैसे हमारे यहाँ देखें कचरा चुनने वाले होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, वो असल में दे कैन बी आवर पार्टनर्स। हम उन जो इस मशीन से जो हम रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे वो हम डोनेशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर पूरा, क्योंकि अभी तो कोई इसकी रिकॉर्ड कीपिंग या कोई हम इसकी मालूमात तो नहीं रखते कि कितना प्लास्टिक पिक हुआ रोडों से और कितना प्लास्टिक जो है वो रिसाइकिल हुआ और उसके बाद किस किस को क्या फायदा हुआ। तो इसमें बहुत से लोग हैं जो इसमें बिजनेस में हैं ऑलरेडी, और लेकिन इसका फायदा अवाम तक या गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाता। इस तरह की एक मैकेनिज्म बताइएगा कि ये तो बॉटल्स ऐसी हैं कि जो आपके इस्तेमाल में आ रही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी कंपनीज हैं, कुछ ऐसे यूं कह लीजिए कि ड्रिंक्स ऐसे हैं कि जो भी इन बॉटल्स को रिसाइकिल करते हैं और अपने इस्तेमाल में लाते हैं। क्या इस तरह की बड़ी कंपनीज भी आपसे फिर अब राब्ते में रहेंगी? जी देखिए, इसमें सिर्फ वो कंपनी जो प्लास्टिक बॉटल्स बेवरेजेस में या फूड आइटम्स में इस्तेमाल कर रही हैं, इसके अलावा भी बहुत से हमारे इंडस्ट्रियल पार्टनर हो सकते हैं, जैसे मोबाइल ऑयल की कंपनीज हैं, जैसे दूसरी और ऑटोमोबाइल कंपनीज के अंदर जो केमिकल्स होते हैं जो वो प्लास्टिक बॉटल्स में ही सप्लाई होते हैं, और उसके बाद वो प्लास्टिक बॉटल्स जो हैं वो डिस्कार्ड हो जाती हैं, कचरे में चली जाती हैं और वो एफिशिएंटली रिसाइकिल नहीं हो पाती। तो इस मशीन से हम उस मार्केट को भी टारगेट कर सकते हैं और प्लास्टिक को अपने माशरे से, अपनी रोड से, अपने कचरों के दानों से और अपने मोहल्लों से खत्म कर सकते हैं। अच्छा, टारगेट क्या है सर? 1 साल का है, 2022 का क्या टारगेट आप लोगों ने रखा है? अच्छा, इतनी मशीन्स हम लगाएंगे और उससे हम एनवायरनमेंट से इतनी प्लास्टिक बॉटल्स है वो कलेक्ट कर पाएंगे? जी देखिए, जैसे हमारा जो 2022 का टारगेट है, इंशाल्लाह हम यहाँ पर लोगों से, मेन चीज ये कि जैसे टेक्नोलॉजी हमने बना ली है, अब हमें वो लोकल पार्टनर्स चाहिए जो इस मशीन को अपने प्रेमिसेस पे डिप्लॉय करेंगे।
पेट्रोल पंप्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, इवन गवर्नमेंट, हम सिटी गवर्नमेंट्स जो हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें कांटेक्ट करें, हम भी उनको अप्रोच कर रहे हैं। और हमारा टारगेट है कम से कम कराची में तकरीबन 100 मशीनें तो कराची में डिप्लॉय करें इंशाल्लाह नेक्स्ट 1 साल के अंदर, और जिसके अंदर हम तकरीबन 10 टन से ज्यादा बॉटल्स कलेक्ट करने का टारगेट रखते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू करते। वैसे भी का एक बड़ा मसला वेस्ट है, और जिस तरह से वेस्ट को ठिकाने लगाने की वहाँ पे नाकिस कारकर्दगी हम देखते आए हैं माजी में, ऐसे में इन मशीन्स का बनना, लोकल पार्टनर्स का साथ देना, इन मशीन्स का डिप्लॉय होना और टनों के हिसाब से कचरा इस तरह कलेक्ट होने, प्लास्टिक वेस्ट की बात कर रहा हूँ, उस तरह प्लास्टिक बॉटल्स कलेक्ट हो जाएंगी, तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, कि हम कैसे इस प्लास्टिक को एनवायरनमेंट से अब कम करते चले जाएंगे, और उस पर ये एनडी यूनिवर्सिटी की कोशिश है जिस पर आज हम बात कर रहे थे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे अपने सेलिब्रिटी लाउंज में, स्टे ट्यून। कुरानी आयात और अहादीसे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295 बी के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिल सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं, और ब्रेक के बाद हमारे साथ एक ऐसी ही पर्सनालिटी है जिसमें हम कहते हैं कि हम उनके साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन बहुत सारे दिन हो जाते हैं उनसे मुलाकात नहीं होती। आप लोगों ने वैसे तो हम सहाफ़ी हजरात को एक खबर की अनाउंसमेंट करते हुए या मुश्किल बड़ी बड़ी खबरों पर मैराथन ट्रांसमिशन करते हुए ये ट्विटर पर कुछ इस अंदाज पॉलिटिकल अंदाज में थोड़ा सा एक्टिव होते हुए देखा है, लेकिन इन्हीं सहाफ़ियों के अंदर कुछ ऐसी सलाहियतें भी मौजूद होती हैं जिसके बारे में हमें कभी पता नहीं चलता। तो आज उन्हीं सलाहियतों को हम थोड़ा सा उजागर भी करेंगे और पूछेंगे भी कि अच्छा ये टैलेंट भी आप में, आपके जो फैन फॉलोइंग है उन्हें क्या पता है इस बारे में या नहीं। तो आज एक ऐसे ही जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने आगाज तो बतौर रिपोर्टर किया था, उनकी जर्नी तो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, लेकिन अब एक सहाफत का बड़ा नाम है, बड़े सितारे हैं। समर अब्बास मेरे बड़े प्यारे दोस्त मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जबरदस्त। समर के साथ तो हमारा ताल्लुक डे 1 से है। बिल्कुल जी। We started
शादी द कब हुआ? करियर टुगेदर। हमने तो शोएब ने और मैंने हमने इकट्ठे रिपोर्टिंग की और कितने पुराने आप? जी मैं इतना पुराना और हमने इसलिए मैं समझ मुझे आपने पुराना बना दिया यार। ये अच्छी दोनों बात के लिए है, कह देते हैं पुराना तो समर के साथ तो बल्कि ऐसा हमारा साथ के बनी गाला भी बड़ी दफा बिल्कुल उस जी, वक्त हाँ, जाना साथ के होता घर था, के हमारा बाहर, बीट थी पीटीआई की। काफी मैंने शोएब ने इकट्ठे हमने ड्यूटी की जब चूंकि हम पीटीआई की बीट कवर करते थे एज रिपोर्टर, तो इतनी ज्यादा एक्टिविटी बनी गाला में होती थी कि पूरा दिन वहाँ रुकते थे। बैरियर के बाहर खड़े रहते थे। वहाँ कोई दुकान नहीं, कोई शॉप नहीं, कुछ खाना पीना होता था तो पूरा दिन वहाँ पे ऐसे ही बैठे रहते। फिर बड़ी रिक्वेस्ट करके फिर हमने खान साहब से वहाँ एक पानी का डिस्पेंसर वहाँ पे लगवाया था, कूलर लगवाया था वहाँ पे। अच्छा। पीने को ठंडा पानी कम से कम बैरियर पे मिल जाता था, बाकी तो बड़े बुरे हालात थे वहाँ पे। नहीं तो आप लोग अपने लिए कुछ ना कुछ लेकर खरीदारी करके नहीं लेके निकलते बाद थे? में तो समझ आ गई थी हमें क्या करना है। बड़ी देर लगी समझ आई, ऊपर से कुछ नहीं आता था। हाँ, और उस वक्त वाकई आपने दूसरा वहां कुछ ना, बीच में मुझे याद है एक दुकान थी, जाते हुए अक्सर वहां से कभी कुछ ले लेते थे। इमरान खान चौक के ऊपर। एग्जैक्टली, इंसान चौक से कहा जाता है बिल्कुल वहां पे। समर इट्स अ लॉन्ग टाइम, 2013 की बात है, 14 की बात है, और वो बड़ा जबरदस्त, मैं उस टाइम को भी याद करता हूँ, मुख्तलिफ था उस वक्त। ना मैंने सोचा था ना आपने सोचा था कि अच्छा ये फील्ड जर्नलिज्म से थोड़ा सा हट के भी कुछ करेंगे। बिल्कुल लगता था कि शायद सिर्फ फील्ड जर्नलिज्म की तरफ ही हम जाते रहेंगे। ज्यादा मजा किस में आता है, फील्ड रिपोर्टिंग में या एक स्टूडियो में बैठ के खबर देने में? देखिए दोनों चीज़ों का अपना एक डिफरेंट चार्म है, उनका चार्म है बिल्कुल। लेकिन मैंने जो ज़्यादा एंजॉय किया काम को वो फील्ड रिपोर्टिंग थी। क्योंकि रोजाना आप नए लोगों से मिलते थे, नई जगहों पे जाना, डेली एक नया एक्सपीरियंस करना, जो स्टोरीज करते थे हम पैकेजेस करना, स्पेशली न्यूज़ पैकेजेस बनाना, उसमें एक नया आइडिया होता था बिल्कुल। तो वो ज़्यादा जो मैंने एंजॉय किया अपने करियर के अंदर, वो रिपोर्टिंग वाला जो एरा था वो मैंने ज़्यादा एंजॉय किया। और उसमें चूंकि आइडियाज़ इतने ज़्यादा, आपको डेली इंसान आइडियाज़ पे काम कर रहा होता था, यार आज मैंने ये डिफरेंट स्टोरी करनी है, मैंने ये डिफरेंट स्टोरी करनी है, कोई एक्सक्लूसिव आपकी चल गई, कोई ब्रेकिंग आपकी चल गई, तो बड़ा मज़ा आता था। काफ़ी देर तक जब आप ही की स्टोरी स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो डोमिनेट कर रही होती थी, कहीं जाए और लोग गुफ्तगू स्टोरी पे कर रहे हो, आपने वो स्टोरी दी थी बड़ी ज़बरदस्त। तो वो रिपोर्टिंग वाला जो एरा था वो मेरे ख्याल से जो मेरे करियर में ज्यादा चार्मिंग था, मैंने उसको ज्यादा एंजॉय किया। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सीखने को भी काफी ज्यादा, आपको पता है कि लर्निंग आपकी डेली हो रही होती है। प्रोग्रामिंग वाली साइड है, इसका भी चार्म ज़ाहिर है, एक अपना चार्म है इसका, लेकिन इसमें ना मोनोटनस थोड़ी सी ज्यादा है कि डेली आप एक ही तरह की चीजें बिल्कुल ऐसे ही। मुझे भी अच्छी तरीके से याद है जब मैं इससे पहले व्यूज मेकर्स कर रही थी, स्टोरी डिफरेंट हुआ करती थी, आपको उसकी एंगलिंग पर काम करना पड़ता था, लेकिन वो एक ही पैटर्न होता था, चेहरे आपको वही देखने को मिलते थे। एग्जैक्टली। सिंस आई स्टार्टेड मॉर्निंग शो, डेली एक नया आइडिया होना चाहिए, एक नई स्टोरी होनी चाहिए, सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड कर रहा है, किस गेस्ट की जो इंपॉर्टेंस है वो शो को किस तरह से उठा सकती है, तो ये मेरे लिए भी एक नया चैलेंज है। लेकिन समझ ये बताइए कि अब तक का एक ऐसा इंटरव्यू जो आपने कंडक्ट किया हो, जो आपको लगा कि हाँ इसकी बड़ी हाई प्रायोरिटी। दूसरा ये, आपके शो में मैंने अक्सर ये देखा कि आपने ऐसे शोज में कि 4 विंडो हैं, चारों में चारों डिफरेंट जमातों की खवातीन हैं, ये आपने बहुत किया है, पीपीपी से खातून, और यकीन करें उस दिन शो का समर रेटिंग लेकर आता था। नहीं वो देखिए वो मैं तो जरा जेंडर इक्वालिटी पे जरा ज्यादा बिलीव करने वाला बंदा हूँ, तो जरा चले ट्विस्ट दे देते हैं स्टोरी में जरा तो वो जरा अच्छी एक होती है डिस्कशन, खवातीन की भी आपस में, लोग वो भी देखना चाहते हैं। क्योंकि ज़्यादा यह है कि हमारी स्क्रीन जितनी भी हैं वो मेल डोमिनेटेड स्क्रीन हमारी ज़्यादा होती हैं। पॉलिटिकल उसके अंदर भी आप देखें तो ज़्यादा पॉलिटिशियंस में हमारे बिल्कुल जो मर्द हजरात हैं वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहे होते हैं। तो खवातीन जो हैं वो भी, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू है और वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी पार्टी को डिफेंड कर सकती हैं, लीड कर सकती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर हमारी खातून प्राइम मिनिस्टर भी रही हैं, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड की पहली प्राइम मिनिस्टर, तो वाई नॉट की खवातीन को आगे लाया जाए, वो आके अपनी पार्टी को डिफेंड करें उसी तरह से जिस तरह से मर्द कर रहे हैं। बल्कि कई खवातीन हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो कि मर्दों से बहुत अच्छा अपनी पार्टी को डिफेंड करती हैं, बहुत अच्छा डिफेंड करती हैं और बहुत जबरदस्त। पीपीपी से बेहतरीन आपको कौन लगती है? किसमें से? पीपीपी से। पीपल्स पार्टी से अब नाराजगी हो जाएगी, मैं किसी एक का नाम लेता हूं तो बहुत बताना पड़ेगा। नहीं मैं आ रही हूं, मैं पीएमएलएन की तरफ भी आ रही हूं। डिफेंडर आपको अच्छी कौन सी लगती है? देखिए पीपल्स पार्टी में जो ज्यादा शाजिया मरी, नाज बलोच, नफीसा शाह, ये बड़े अच्छे नाम हैं जो कि बड़ा जबरदस्त डिफेंड करते हैं। पीएमएलएन से ऑब्वियसली मरियम औरंगजेब, लेकिन अब वो शोज पे जरा कम आती हैं, लेकिन मरियम औरंगजेब वहाँ से बड़ी अच्छी उनकी पार्टिसिपेशन रहती है अपनी पार्टी को। अज़मा बुहारी, यस मैंने मिस कर दिया नाम उनका। अज़मा बुहारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी पार्टी को डिफेंड करती हैं। और ये 2 नाम ऐसे हैं कि जो पीएमएलएन के अंदर, पीटीआई के अंदर जो है वो फिरदौस आपा।
वो She is उनका जरा wonderful. उनका एक अपना जरा एक डिफरेंट Yes. स्टाइल है ना, एक जरा वो show में देसी आती है, अंदाज, बड़ा show डिफरेंट का स्टाइल। एक ambience ही चेंज हो जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। She is नहीं अब तो जाहिर है जो मर्द पार्लियामेंटेरियन है वो भी उनके साथ बैठने से जरा घबराते हैं। एक इंसिडेंट हो चुका है, थप्पड़ वगैरह पर चल गया था, आपा को जरा गुस्सा आ गया था। समर, जब हम तो हर शो की जरा एक तैयारी है और हर गेस्ट का इंटरव्यू करने से पहले एक तैयारी है, टॉपिक की तैयारी है, लेकिन कौन सा ऐसा गेस्ट है जिसको आप लेने से पहले कहते हैं आज तैयारी आपने थोड़ी ज्यादा करनी है, चूंकि वो गेस्ट थोड़ा तगड़ा है और वो इधर उधर से घुमा के बातें लेकर आता है? फवाद चौधरी। आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेम, क्योंकि फवाद साहब जो दूसरे शोज में जाके कर रहे हैं एंकर्स, वो घुमा फिरा के जो है ना, वो आजकल जरा एंकर को जरा थोड़ा सा ना जरा प्रेशर में लाने की पूरी, हाँ वो आप यॉर्कर मारे, वो आगे से बाउंसर छक्का मारने की कोशिश करते हैं, तो वो बड़ा एक चलता है उनके साथ ना पूरे शो के अंदर ही एक नोक झोंक चलती रहती है, लेकिन वो बड़ा मजा आता है उनके करने का कि आपको भी फुल अटेंटिव बड़ा अलर्ट होके बैठना पड़ता है यार कि अभी मैं एक बाउंसर मारूंगा तो वहां से भी आएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं इस वक्त जो लाइमलाइट का जो हॉट गेस्ट है वो फवाद चौधरी हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जब दो पॉलिटिशियंस ऑपोजिट पार्टी के हों और उनके दरमियान एक तनाव की सिचुएशन क्रिएट होगी और आपको लगता है कि अब सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी अच्छा नहीं रहा और अब मामला खासे खराब होते जा रहे हैं, तो क्या आप उसको एज इट इज जाने देते हैं फॉर द सेक ऑफ टीआरपीज या क्या ब्रेक लेते हैं? नहीं, मैंने हमेशा ब्रेक ली है, हमेशा मैंने ब्रेक लिया है। और जब भी इस तरह का माहौल पैदा होता है, चूंकि जो आम लोग हैं ना, जो देखने वाले हैं हमारे व्यूअर्स, उनसे फीडबैक बड़ा कॉन्स्टेंटली हमें मिल रहा होता है। शुरू में ये चीज़ बड़ी चार्मिंग लगती थी, बड़ा मजे का लगता था, देखें ये बड़े लड़ रहे हैं। आज लोग जो हैं वो लड़ते हुए पॉलिटिशियंस को इतना एंजॉय नहीं करते, वो कहते हैं यार ये क्या हो रहा है, यार ये क्या हो रहा है। तो ये मैसेज बड़ा डीप जो है ना, बड़ा नीचे तक जाता है। And you are giving this message with your actions कि आप ब्रेक लेते हैं। मैं फौरन ब्रेक ले लेता हूँ। एक दफ़ा तो मैंने ब्रेक ले ली, दो गेस्ट थे मेरे पास और ब्रेक के दौरान भी था वो गिरबान पकड़ने वाले थे एक दूसरे का, था मैं उठ के खड़ा हो गया। नाम ले सकते हैं? मैं बीच में आ गया। सदाकत अब्बासी साहब थे और बहरामंद तंगी साहब थे पीपल्स पार्टी से। ओके, तो वो करते ना उसमें वो ज़ाहिर आपको पता, जो पठान जो हमारी पश्तो जो उनकी लिंग्विस्टिक है, उर्दू में जब वो अक्सर लोग जो है ना वो मिक्स करके वर्ड इस तरह बोल जाते हैं कि वो लगता है अगले को कि वो कोई हार्श वर्ड बोल रहा है। ठीक है, हालांकि होता नहीं है, वो अदायगी में इस तरह से आ रहा होता है कि अगले को लग रहा था कि ये बड़ा हार्शली मुझे बिहेव कर रहा था मेरे साथ। तो उन्होंने बहरामंद तंगी साहब ने सदाकत साहब से कहा कि अब तुम बीच में नहीं बोलेगा। तो उसने नहीं, तू बीच में नहीं बोलेगा ना। तो उन्होंने कहा यार तू क्या होता है ना, ये तू क्या होता है। तो मैंने कहा यार वो उनका लहजा इस तरह से बात करने का, तो वो कहना नहीं चाह रहे आपके साथ, लेकिन वो ना उनकी आपस में शुरू हो गई। नहीं, ये आपने कहा है कि सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो है वो पठान क्या कहते हैं कौम की उर्दू के पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ी सी होती है कि वो मिक्स कर जाते हैं वर्ड्स को। बड़ी कोई कुछ वर्ड्स मुझे बहुत मजे के भी लगते हैं। मसलन अब वो मैं कहूँगा आपसे कि आपके पास कौन सा पेन है या आपके पास कौन सा फोन है, तो अक्सर मेरे जो पठान दोस्त कहते हैं आपके साथ कौन सा फोन है। तो मैं इसको बड़ा एंजॉय करता हूँ ना, बड़े कुछ वर्ड्स बहुत ही मजे के होते हैं जो बहुत बंदा उसे एंजॉय करता है ना। लेकिन कभी कभार वो अदायगी में ना अपनी तरफ से वो प्यार से ही कहना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो अदायगी उर्दू में ना वो जरा हार्श हो जाती है। अच्छा समर, आपका बड़ा पैशन भी रहा है, आपकी हॉबी भी रही है और आप मतलब अब तो खेल भी रहे हैं बहुत ज्यादा। क्रिकेट से आपको बहुत लगाव है, आपने कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी आपने बहुत खेली क्रिकेट। अभी एंकर्स टीम में भी हैं। एग्जैक्टली, इसी तरफ में आई थी, एंकर्स टीम का हिस्सा भी हैं और माशाल्लाह आप इसमें इसको कहते हैं ना कि आपको बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड भी, जो एंकर्स लीग वगैरह चलती रहती हैं, आपके अलावा आपको कौन लगता है कि कौन अच्छा क्रिकेट खेल रहा होता है उस वक्त? हमारी जो एंकर्स की टीम है उसमें काशिफ अब्बासी साहब बहुत अच्छा खेलते हैं, तलत हुसैन साहब वेरी गुड क्रिकेटर, हामिद मीर साहब भी खेलते हैं, वो भी अच्छे बैट्समैन हैं, आउट नहीं होते। अच्छा। और रनजे भी जरा स्लो करते हैं, लेकिन जाके आजकल आउट है। हाँ जहाँ लेकिन जहाँ पार्टनरशिप की जरूरत हो तो वो विकेट पे खड़े हो जाते हैं, आउट बड़ी मुश्किल से होते हैं। इसके अलावा शहजाद इकबाल इज अ गुड क्रिकेटर, हमारी एक बड़ी अच्छी टीम है, हम रेगुलरली खेलते रहते हैं। रहमान अजहर। एंड हु इज द वन जो सिर्फ खाना पूरी कर रहा होता है? खानापुरी मैं ही कर रहा होता नहीं, ये तो आपने कसम नहीं, कुछ है मैं जरा उनका नाम लेके उनको नाराज तो नहीं कर सकता, चलिए फिर ये बताएं, 2-3 हैं कि जो खानापुरी वाले भी हैं। खानापुरी वाले हैं, बाकी टीम में कौन है आप जान जाए खुद ही, आप थोड़ा सर्च करें कि बाकी टीम में कौन है जिनका नाम नहीं लिया गया। कौन सा ऐसा एंकर है जिसके हवाले से आप देखते हैं कि यार ये एंकरिंग से ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेलता है? तलत हुसैन। एंकरिंग भी ज़ाहिर उतनी अच्छी है, लेकिन क्रिकेट उनकी बहुत अच्छी है। वो कहते हैं यार अगर मैं एंकर ना बनता तो क्रिकेटर होता। सेम इज विद काशिफ अब्बासी। एंड व्हाट इज
विद यू, अगर आप एंकर ना होते तो? नहीं, मैं एंकर ना होता तो क्रिकेटर ना होता कभी। क्योंकि इतनी अच्छी क्रिकेट मैंने इतने अच्छे लेवल पे खेली नहीं है। अच्छा। क्लब क्रिकेट वगैरह अभी जो पीसीबी करवाता है रीजन की तरफ से, यहाँ पे जो विंटर क्रिकेट होती है वो मैं खेलता हूँ अपने क्लब की तरफ से, जो रजिस्टर्ड एक लीग होती है वो मैं खेल रहा हूँ, अभी भी खेलता हूँ। लेकिन यह है कि कंपेटिटिव क्रिकेट जो है ना वो वाली ज़ाहिर है मैं नहीं खेल सकता। कोई 130 प्लस वाला बॉलर आ जाए तो बॉल नजर नहीं आती। रहे हैं समर, केपीएल का भी हिस्सा रहे हैं आप? हाँ, मैं केपीएल के मैं एडवाइजरी बोर्ड पे हूँ और ज़ाहिर करवाने वाले हम ही थे। पूरी एक ख्वाहिश थी, एक कोशिश थी कि एक अच्छा क्रिकेट का इवेंट, चूँकि क्रिकेट जो है वो मेरा पैशन है। खेलने से ज़्यादा मुझे इस क्रिकेट को, इस गेम को देखना, इसमें इन्वॉल्व होना मुझे बहुत मज़ा आता है। तो पहली मरतबा मैं ऑर्गेनाइजिंग साइड पे आया एक इवेंट, चूँकि कश्मीर इसके साथ नाम लग गया तो वो पूरी ऑनरशिप मेरी भी इसके साथ आ गई, क्योंकि मैं खुद कश्मीरी। और दूसरा इसमें मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि एक तो ये था कि मेरा जो मुजफ्फराबाद का स्टेडियम है जिससे मैंने क्रिकेट खेलना सीखा, शुरू की मैंने जहाँ से, वो स्टेडियम मेरा बिल्ड हो जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि स्टेडियम हमारा बिल्ड हो गया, एक इंटरनेशनल वेन्यू वहाँ पे बन गया। फ्लड लाइट्स लग गई पहली मरतबा हमारे स्टेडियम के अंदर, वो एक इंटरनेशनल वेन्यू बन के सामने आया। दूसरा था मुजफ्फराबाद में क्रिकेट होगी तो हमारे जो खूबसूरत जो हमारे रिजॉर्ट्स हैं, हमारी जो खूबसूरती है हमारे कश्मीर की, वो पूरी दुनिया के सामने आएगी। बिल्कुल, वो भी केपीएल के थ्रू आई। तीसरी सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मैं तो अच्छे लेवल की क्रिकेट हमें नहीं मिल सकी, हम आगे नहीं आ सके, लेकिन जो हमारे नौजवान हैं कश्मीर के, जो बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत फाइन टैलेंट है, उसे मजीद थोड़ा सा निखारना है, उसे मौका देना है। तो वो मौके ज़ाहिर है एक केपीएल जो है हमने करवाई, जो लीग हमने करवाई, इस लीग के थ्रू जो हमारा क्रिकेटर है एक जो नौजवान, उसे मौका मिला अपनी सलाहियतें दिखाने का। और कुछ बड़े अच्छे क्रिकेटर्स कश्मीर के हमारे जो हैं वो केपीएल के थ्रू उभर के सामने आ रहे हैं। बड़े नाम इस वक्त हम देख रहे हैं कि वो पीएसएल के अंदर भी पिक हो रहे हैं और मुख्तलिफ रीजन्स की टीमों के अंदर भी पिक हो रहे हैं। तो पीएसएल भी आ रहा है। कल शाहीन शाह अफरीदी भी बतौर कैप्टन, हमने उनके लाहौर कलंदर्स के बारे से बातचीत की। मजीद भी कैप्टनसीज अभी अनाउंसमेंट होना बाकी है। पीएसएल के हवाले से शाहीन शाह अफरीदी की सिलेक्शन आपके नजदीक कैसी है? अब बहुत अच्छी सिलेक्शन है। देखिए, नौजवानों को सामने लाना चाहिए। अब जो चेयरमैन पीसीबी है रमीज राजा साहब, उनका विजन भी यही है कि अब जो आगे क्रिकेट है वो सारी हमने नौजवानों को आगे लेकर आना है, नौजवानों पर मुश्तमिल हमने टीम बिल्ड करनी है। उन्होंने कहा सीनियर से जरा थोड़ी माजरत, लेकिन अब नौजवानों को सामने आना चाहिए। बिल्कुल सही। तो अच्छी बात है कि साथ साथ आपकी जो एक लीडरशिप, आपकी जो एक आपके अंदर सलाहियत है वो भी पैदा होनी चाहिए। तो अच्छा है कि पीएसएल एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपके न सिर्फ अच्छे क्रिकेटर्स निकल रहे हैं, बल्कि जो मुख्तलिफ आपके क्रिकेटर्स टीम, आपके प्लेयर्स जो इस वक्त पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, जब वो मुख्तलिफ फ्रेंचाइजेस की टीम्स को जो है वो कैप्टन कर रहे होते हैं तो उनके अंदर लीडरशिप की एबिलिटीज भी पैदा होती है। जिस तरह से इमाद वसीम हो गए, ग्रूम बड़ा अच्छा किया उन्होंने, एक वो विजन उनके अंदर बन रहा है लीडर वाला। फिर आप रिजवान को देख लें, रिजवान जो है वो उनकी जो परफॉर्मेंस, बड़े अरसे से वो क्रिकेट खेलते आ रहे थे लेकिन वो नहीं किसी को इम्प्रेस कर पाए, लेकिन पीएसएल के प्लेटफॉर्म से इम्प्रेस किया एंड देन वो देखें आज पूरी दुनिया में रिजवान का नाम बोलता है। अब वेस्ट इंडीज से आप देखें उनके जो बड़े बड़े नाम है, इयन बिशप जैसे बड़े नाम, वो रिजवान की तारीफें कर रहे हैं। इंग्लैंड के अंदर आप देखें बड़े बड़े क्रिकेट, दुनिया क्रिकेट के नाम, वो रिजवान की तारीफें कर रहे हैं। यार ये क्या बंदा है यार, ये क्या बंदा है। इसी तरह से देखें ना, टैलेंट ऊपर आया। और इस तरह से शाहीन अफरीदी को आप देख लें, फखर जमान को देख लें, ये सारे लोग जो हैं, शाहीन अफरीदी हर अंडर 19 भी करे तो लोग थोड़ा सा मिक्स कर जाते हैं कि ये लाहौर कलंदर की प्रोडक्ट है। वो अंडर 19 वर्ल्ड कप पाकिस्तान की तरफ से पहले खेले हैं, बाद में वो लाहौर कलंदर की टीम में आए थे, लेकिन जाहिर है लाहौर कलंदर्स का बड़ा रोल था उनको ग्रूम करके उनको मजीद पॉलिश करके सामने लाना, टीम में जान पा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये कि बड़ा अच्छा एक ये प्लेटफॉर्म है। अच्छा, मुझे वो टाइम याद आ रहा है जब मैं और आप एक ही इदारे पर थे, हमने भी बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया। और मोस्टली ऐसा होता था जब मुझे भूख लगती थी ना, मैं समर के रूम में जाती थी, समर कुछ है, और मुझे पता होता था कि समर के पास कुछ ना कुछ, समर के पास। जरा आप बताएंगे आपकी ड्रॉ में क्या क्या होता था? मेरी ड्रॉर में अभी भी काफी चीजें पड़ी होती है, खाने पीने की, स्नैक्स वगैरह काफी मैंने रखे होते हैं। बिस्किट्स आपको समर की ड्रॉ से मिलेंगे। अभी भी ज़रिया की तरह बहुत से लोग आ जाते हैं। बिल्कुल, अभी भी आते हैं। अभी भी आते हैं। मेरा ऑफिस तो जरा मैं वीकडेज में ऑफिस कम जाता हूँ क्योंकि मेरा वीकेंड पे शो होता है, तो कोई ना कोई वहाँ के मुस्तफीद हो रहा होता है, मेरे वीकडेज भी हो रहा होता है। मतलब मैं समर के रूम में बैठ के सिर्फ हम लोग ये कहा करते थे चाय ले आओ कि बाकी चीजें मिल ही जाएंगी, आपको वहाँ से मिलेगा, बिस्किट आपको वहाँ से मिलेगा। क्योंकि मैं नाश्ता करता हूँ लेट, ठीक है, 12 बजे मैं करता हूँ नाश्ता। सुबह जिम जाने के बाद घर वापस आया तो 12 बजे नाश्ता किया, तो 12 बजे नाश्ता करने के बाद फिर लंच की गुंजाइश रहती नहीं है। बिल्कुल सही है। ऑफिस में तैयारी करते हुए शो की ना तकरीबन शाम के 5-1 बजे बड़ी शदीद वाली भूख लगती है। सीरियसली। तो फिर बंदा कहाँ छोड़ के निकलना, फिर वो ड्रॉर जो है बड़ा काम आता है जी उस वक्त जो है ना, उसमें हमने
बिल्कुल ठीक है। चीज़ें जो रखी होती हैं। काम आने की बात है ना, ड्रॉर तो काम आपके आगे भूख सर में। मेरे नहीं आता, बाकियों के भी आता है। अब बाकियों के भी आता है। ज़रियाब काफी हाँ, ज़रियाब मेरे मुस्तफ़ीद मुस्तफ़ीद होते अभी रहेंगे। भी काफी लोग हो रहे हैं मजीद भी। क्या अल्लाह अल्लाह सर ये सिलसिला जारी रखे, तो दुआएं आप ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो काम आने की बात है, अगर किसी जगह फंस जाएं और कोई काम आड़े आ जाए जिसमें आपको लगे अच्छा किसी पॉलिटिशियन को कॉल करनी होगी तो ही ये मेरा काम होगा, वो किसे कॉल करेंगे? पॉलिटिशियन वो तो डिपेंड करता है कि किस पॉलिटिशियन से मुतल्लिक आपका काम है। नहीं, कोई आपका जाती काम फंस गया, आपको लगता है कि किसी पॉलिटिशियन को कॉल करनी पड़ेगी तो काम होगा? शेख रशीद साहब। ठीक है समर, थैंक यू वेरी मच। वैसे वाकई में शेख साहब के पास जब इंटीरियर की मिनिस्ट्री आई थी, ही वाज द वन बड़ा मिठाई का टोकरा मैं लेके शेख साहब से कहाँ मिलने से गया, आए? मुबारकबाद देने गया, तो शेख साहब ने ना गाड़ी में मिठाई का बड़ा टोकरा रख दिया। तो मैंने कहा शेख साहब ये किसी, कहते हैं ये अपने ऑफिस में सारों को बांटें जाके यार कि मैं इंटीरियर मिनिस्टर बना हूँ। क्या तो फिर बात। जाके मैंने ऑफिस में दिया तो पूरे फ्लोर पे ऊपर तक सब ने जबरदस्त। कहा, शेख साहब ने साहिबा भेजी कह मिठाई रही है, है सारे गुफ्तगू खाए यार बहुत इसको। मजे की है, लेकिन लेकिन वक्त खत्म हो गया। और बाकी बड़ी खूबसूरत नशिस्त लगी है। ग्रेट हैविंग यू, ग्रेट हैविंग यू। आते रहा करें, आते रहा करें। वक्त हो गया खत्म। आपसे मुलाकात नए मेहमानों के साथ, नए मौजूआत के साथ कल करेंगे। बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।